बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ। फिर से नाज़रीन आप देख रहे हैं रूही है 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स। और इसके साथ ही आपको पता है कि 9 और 10 मुहर्रम जो है बहुत ही एहतराम और अकीदत के साथ जो है उसको मनाया गया और बहुत ही ये बड़ा अच्छा हुआ कि बहुत ही पुरअमन तरीके से जो है इसका जो है वो जलूस भी हुए, मजालिसें भी हुई और काफ़ी जो है इसके लिए एहतमाम किया गया था। और इसके साथ ही अगर हम मौसम की बात करें तो जनाब मौसम की जो इस टाइम सूरत हाल है, आज जो मुल्तान का टेम्परेचर है वो 36 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वक्त के साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा इसमें इजाफा होता जाएगा। 39-40 तक जाने का इम्कान है। वैसे ही आपको पता है कि ये थोड़ा मौसम जो है वो हब्स वाला है। इस मौसम में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इससे रिलेटेड आजकल बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं बच्चों में, स्पेशली हम देख रहे हैं कि जिस तरह गैस्ट्रो हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा है। तो स्पेशली अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना भी। और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर फहद जो कि वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो है जी महविश हनीफ, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पब्लिक स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं महविश? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन डॉक्टर फहद हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज हम बात करेंगे परिंदों में, बर्ड्स में क्या क्या बीमारियां हैं, आजकल कौन सी बीमारियां चल रही हैं, किस तरह एहतियात की जा सकती है, कैसे आप अपने बर्ड्स का ख्याल रख सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। महविश हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज महविश से बात करेंगे कि इंसानियत की खिदमत करना कितना ज़रूरी है। आज इस पर डिटेल से बात करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फहद क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अच्छा, जिस तरह हम बर्ड्स के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो आपने घर में लोगों ने ना बड़े जाहिर सी बात है पेट्स का और बर्ड्स का बड़ा शौक होता है लोगों को ना रखने का घर में कि चलें आप उनके साथ, आपका दिल लगा रहता है। तो उनकी हिफाजत कैसे की जाए, कैसा ख्याल रखा जाए उनका? देखिए, मौसम अभी जैसे हबस वाला हुआ हुआ एक्सट्रीम वेदर है, तो इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा काम करती है। एग्जॉस्ट या अगर आपने बर्ड्स एवरी बनाई हुई है तो उसमें एग्जॉस्ट का सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ताकि हबस को जो है, क्योंकि हबस जो है सफोकेशन कॉज करती है बर्ड्स के लिए फॉर द ब्रीदिंग पर्पज़। और आजकल वैसे भी वेदर चेंजिंग की वजह से ये मोल्टिंग सीज़न है, बर्ड्स जो है अपने फीडर्स मोल्ट कर रहे हैं, नए पुराने पर झाड़, इसे उस उर्दू ज़बान में परों का झाड़ना कहते हैं। जैसे हमारे बाल गिरते हैं, चेंज होता है, तो इसी तरह बर्ड्स में जो है मोल्टिंग सीज़न है। इसके बाद ये जैसे ही मोल्ट कंप्लीट करते हैं अपना, नए पर पुराने पर नेचुरल सी बात है, अल्लाह मियां इनके गिरा देता है और नए पर आने लग जाते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है। तो ब्रीडिंग सीज़न से पहले मोल्टिंग सीज़न होता है। इसमें हब्बस बहुत, इस सीज़न में हब्बस बहुत होती है, जिसकी वजह से जो है ना जानवरों को, परिंदों को सफोकेशन होती है। तो वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखें और पानी ज़रूर दें इससे। और बाकी जो स्किन, इसके साथ साथ जो है बर्ड्स में मोस्टली जो हमें देखने में प्रॉब्लम नज़र आते हैं, लोगों ने पैरट्स रखे हुए हैं तो उसके अंदर जो है स्किन के इश्यूज़ आते हैं, या फीदर जो है ना, आपने मोस्टली बर्ड्स देखे होंगे कि वो पैरट्स ख़ास तौर पे अपने पर नोचते हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा अलमिया है, वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है बात है, और ये बैड हैबिट्स होती हैं जो पैरट्स डेवलप कर लेते हैं। सही। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं पैरट्स की जो है ना इस तरह की बैड हैबिट्स डेवलप करने में। एक तो हम लोग जब पेट्स रखते हैं तो हम सारा दिन उसको अपना एज अ कंपेनियन तो यूज़ कर रहे होते हैं, उसको कंपेनियन के तौर पे होता है, लेकिन उसकी नींद का हम ख्याल नहीं करते। क्योंकि जिस वक्त हम सोते हैं या हम जागते हैं, हमारा जो भी पेट हमने घर में रखा हुआ तो हम उसको उसी टाइम के हिसाब से लेके चलते हैं, सारी सारी रात जागते हैं और सारा सारा दिन अगर पेट सोता है तो वो फिर सोता रहता है। तो वो पैरट्स में बेसिकली बर्ड्स जो है ना इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस लेते हैं। उनको टाइम का, जैसे क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुदरत है, तो जैसे सुबह फजर होती है तो आप देखें पर्चिंग हो रही होती है, बर्ड चहचहा रहे होते हैं और हर तरह से आवाज़ आ रही होती है। तो और जिस तरह ही मगरिब की तरफ दिन पहुंचता है तो अपने अपने घरों और घोंसलों में चले जाते हैं। पर जो हम लोग घर में पेट्स रखते हैं, हम उसका टाइम ड्यूरेशन का कोई हिसाब नहीं रखते। तो बर्ड को 8 से 10-12 घंटे नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए
ताकि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो दिन में उसने फ़्लाइट की है, जो भी उसने उड़ान ली है या थकावट हुई है, तो वो उसको पूरा कर सके, अपनी एनर्जी को बहाल कर सके। जब हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो ऑटोमेटिकली बर्ड जो है ना अपना डिफरेंट बैड हैबिट्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। और ये फीदर प्लकिंग की जो है ना, बाज़ दफ़ा ये एक तो डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, और दूसरा बैड हैबिट्स जो पैरट्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं, जिसे कहते हैं ना वेला बैठे रहना, कुछ करने को ना होना, तो उसकी वजह से बैड हैबिट डेवलप हो जाती है बर्ड्स की। जब हम बर्ड रख लेते हैं, हम उसको टाइम नहीं दे रहे, खास तौर पे जो पैरट्स हैं वो टाइम टेकिंग बर्ड है, तो अब उसको आप जब तक टाइम नहीं देंगे, उसके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो वो अपने आप को जो है ना बोरियत महसूस करता है और फिर वो बैड हैबिट्स डेवलप करना शुरू करता है। अच्छा, बाज़ लोग घरों में ना इसी तरह मैंने देखा है, स्पेशली पैरट्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो इस तरह के बाहर ही आपने उनको रखा हुआ होता है, आप पूरा पूरा दिन वो वहीं बाहर रहते हैं। तो बहुत कम लोग जो हैं वो बस खाने के टाइम जाके उनको फूड वगैरह डाल दिया और बस। वो भी पिंजरों की हद तक कैद करना है, मुझे पसंद नहीं, हर किसी की अपनी एक पसंद है उसको। कुछ लोगों ने ब्रीडिंग पर्पज से रखा हुआ होता है, या कुछ लोगों ने सिर्फ टॉकेटिव बर्ड्स रखे होते हैं। मोस्टली जो है ना, लोगों ने टॉकेटिव बर्ड अगर रखा हुआ है तो वो कुछ लोगों ने इन केज किया हुआ होता है, ठीक है, और कुछ जिन लोगों ने ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है वो उन्होंने फिक्स केजेस में रखा हुआ है, वो बाहर ही पड़े हैं, वो उनको अपने इंडोर नहीं लेकर आते। तो जो इंडोर बर्ड्स नहीं आते वो इस किस्म के प्रॉब्लम्स के साथ नहीं गुजरते, क्योंकि जब जो आप बर्ड जो इंडोर लाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली आपके साथ उठेगा बैठेगा। जब आप उसे मोस्टली कहते हैं टेम बर्ड्स, वो हाथ पे जब आपके बैठता है तो वो फिर चीज़ें जो है ना आपके साथ, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको अडेप्ट करता है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले भी देखा ना, एक बच्ची जो है वो अपने शोल्डर पे उसने पैरट को बिठाया हुआ और बाजार में मूव कर रही है। तो मैं वो देख के हैरान हो रही थी, मैंने कहा देखिए कितना मानूस है उस बच्ची के साथ। अच्छा, वो भी नहीं था ना कि होते हैं जैसे परिंदे, आप जैसे उनको बाहर निकालें तो वो उड़ जाएंगे, तो वो उसका भी टेम करने का एक प्रोसीजर है। टेम बर्ड को टेम करना, बर्ड को टेम करने का एक प्रॉपर जो है ना कह सकते हैं आप एक स्टाइल है। एक मोस्टली जो तोता चशम कहा जाता है, तोता जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, वो उड़ जाता है अगर इसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है। बर्ड पैरट्स की मोस्टली ट्रेनिंग होती है कि अगर फ्लाइट बर्ड्स आपने रखे हुए हैं तो वो कुछ डिस्टेंस पे उड़ते हैं, फिर आपके पास आपके हाथ पे आके बैठ जाते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ये भी फ्रॉम द चेक, जब आप बच्चा लेते हैं उसको उस वक्त से लेके आप उसको जब तक उसके फीडर्स पूरे नहीं होते, और आपको 1 से 2 साल की मेहनत चाहिए उसको। चाहे आप घर में जिस तरह के भी, अब जैसे पेट्स हो गए, जिस तरह आप बाकी कैट वगैरह हो गई, डॉग्स, हर किसी के डिफरेंट शौक होते हैं, तो वो आपको मुकम्मल उनकी बड़ी केयर और ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, महविश हमारे साथ मौजूद है। महविश, सबसे पहले तो आपके ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चले माशाल्लाह। अच्छा, ये सब जो हमारा एक टॉपिक है, इंसानियत की खिदमत कितना ज़रूरी है? बेसिकली अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान बहुत सारे कितने इंसान बनाए हैं। इंसानियत कहीं कहीं होती है। इंसानियत से मुराद ये कि आप दूसरे का एहसास करें, हमदर्दी, जो स्किल्स आपके पास है अपने स्किल से दूसरे को इम्प्रूव करना, अपने स्किल्स को दूसरे के लिए यूज़ करना। अपने लिए तो सब यूज़ करते हैं, दूसरे के लिए अपनी पावर से दूसरे को उठाना जो कमज़ोर है, ये इंसानियत है। और देखें हमारा पाकिस्तान इसी इंसानियत का हसूल है, इसी मेहनत तगोदो का हसूल है। और हमारा इस्लाम, जैसे अभी मुहर्रम हराम का महीना गुजरा, इसमें अगर हम देखें तो वो अपने नाना का दीन बचाना था, वो मेहनत थी, वो तगदो थी, वो अपनी जान तक को कुर्बान करना था। अब जैसे जैसे अब हमारे पास पाकिस्तान है, भींगा पाकिस्तानी, भींगा मुस्लिम, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपना अपना पार्ट इसमें लाएं, लेकिन हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे हालात हमारे हक में नहीं। अगर हमें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं, बस मूव नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिट है, हमने खुद अपनी लिमिट्स को लगाया हुआ है। ऐसा नहीं, अगर हालात ही साजगार हो जाए तो कौमें मठ ही हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब इनको मैं आज़ादी दे दूँ, जब ढील दे दूँ, तो ये भूल जाते हैं। आते तब हैं जब इन पर कोई मुश्किल होती है, जब कोई परेशानी होती है। तो हालात अगर साजगार हैं तो कोई भी कर सकता है, अगर हालात साजगार नहीं हैं तो फिर कौमें मठ ही होती हैं। हमें अपने हालात साजगार जब ना हो, अपने लिए रास्ता खुद पैदा करना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारी पूरी हिस्ट्री इसी चीज़ से भरी पड़ी है। खालिद बिन वलीद जब गए, पूरी यूरोप सल्तनत के सामने खड़े हुए हैं, उनसे किसी ने कहा कि क्या करने आए हो, तो कितना हिस्टोरिकल जवाब दिया उन्होंने कहा, सुना है रोमियों का खून बहुत मीठा है और हमें खून पीने की आदत है, खून पीने आए हैं। तो मुसलमान और पाकिस्तानी होने की वजह से हमें अपने लिए भी करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के लिए जो हमारे ही माताहत चल रहे हैं उनके लिए हमें काम करना चाहिए।
अपना मजा, अपना मिजाज खुद बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसको देख लिया, अगर वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा, हमारे पास कुरान है, हमारे पास दीन है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। ना कि ये कि हम देखें कि अगर कोई अगयार कोई ऐसा काम कर रहा है, हम भी उसी तरह से छोड़ दें। वो छोड़ सकते हैं, उनको किसी दीन ने लिमिट नहीं किया कि आप दूसरे की मदद करें, लेकिन हम अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं इस बात के लिए कि अगर आपके पास में कोई भूखा था, कोई प्यासा था, हम इसके लिए अल्लाह ताला को भी जवाबदेह हैं। हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। अपना मिजाज और अपना मजा खुद बनो, दूसरे अगयार पे हमें नजर नहीं रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन बाकी ना इंसानियत भी बड़े कम लोगों में होती है। आजकल हम देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने रोड एक्सीडेंट, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट के वाकयात भी जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाइक वाले बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि उन्होंने रोड पे जा रहे हैं और फैमिली के साथ होते हैं स्पेशली। बिल्कुल। तो वहाँ पर ये था कि कुछ लोग आपकी हेल्प के लिए दौड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, वो आते भी नहीं है आपकी हेल्प के लिए। ऐसे ही है, और यही वजह है कि हम लोग तरक्की नहीं करते। अगर हमारा कोई एम है, हमारा कोई गोल है और हमारे पास कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे मार्क्स कम आए हैं, हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और हमें देख के किसी ने मुस्कुरा दिया, हम उसकी हेल्प करना छोड़ देंगे। हमें नहीं पता नहीं क्या था, उसको छोड़ दिया। अगर हम किसी के साथ मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसका लिबास अच्छा नहीं है, हो सकता है उसके पास हमारे से अच्छा स्किल हो, हम उसको दूर कर देते हैं। तो इंसानियत की मदद ये नहीं है, इंसानियत की मदद ये है कि आप खुद करें। अल्लाह ताला ने हर किसी को एक एक खूबी के साथ पैदा किया है। हाँ। जो स्किल आपके पास है, अगर आप एक अच्छे राइटर हो तो अपनी खिदमत इस तरह से सरंजाम दो। अल्लाह ताला ने एक एक स्किल दिया, अगर आपके पास इल्म तिब मौजूद है, आपके पास स्किल है, उसको आगे लेकर आ जाओ। अगर आप एक अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं तो अपनी गुफ्तगू से लोगों को अच्छाई की तरफ लेकर आए। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद आशिक है हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे बताया कि हमारे बच्चे ना वो मुर्गियां भी बच्चे रखे, मुर्गियों थोड़े बड़े हुए तो उनकी बिनाई भी खत्म हो गई और बीमार हो गए, वो मर गए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आपके पास डॉक्टर साहब आए हुए बता देंगे, रहनुमाई करेंगे, अब पालें या ना पालें। वो बच्चा बड़ा जिद करता है हमारा कि भैया पालें, ये भी कराची भवन को देगा वो मुर्गियों का कह रहे हैं। वो समय वजह ये है कि हम बर्ड्स जो भी लेते हैं हाँ। तो हमें उनकी पहले वैक्सीनेशन करानी चाहिए। चिक्स जब हम लेते हैं तो इनकी जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है, जिसको एनडी कहा जाता है या NDIB कहा जाता है। मोस्टली लोगों को नाम इसका नहीं पता होगा, तो रानीखेत की वैक्सीन कहा जाता है। अच्छा। वो बच्चों को करानी चाहिए और हर महीने या 2 के बाद उसका रेगुलर इंटरवल्स लेने चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है कि कंटेजियस है। अगर एक बर्ड को लगती है तो वो पूरा का पूरा आपका 50 का 100 का 1000 का फ्लॉक है वो सारों को सफाया कर देती है। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। कोशिश किया करें कि जब भी आप डे ओल्ड चिक लेते हैं या चूज़े लेते हैं या कोई भी परिंदा या कोई भी पेट रखते हैं तो उसकी किसी भी कंसल्टेंट जो आपके इलाके में, जो आपके हल्के में तो डॉक्टर साहब हैं, तो उनको चेक करा के उसकी प्रॉपर वैक्सीन कराएं ताकि बीमारी से बचा जा सके। यही एक वाहिद हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं। अच्छा, मुझे भी वैसे एक टाइम था मुर्गियां पालने का बड़ा शौक था। अच्छा लगता है ना छोटे छोटे आपके घर में मुर्गियां फिर रही हो। वैसे भी वो कहते हैं ना सेहतमंद खाना खाना चाहिए, घर में मुर्गियां हो रही हैं तो देसी खाने, देसी अंडे, है ना। जी हाँ, वो फिर या तो गोश्त खा लें या फिर अंडे खा लें दोनों फायदेमंद है ना। जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह हर बंदा जो है अपनी स्किल्स को सामने रखते हुए किस तरह अपना रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम ये देखते हैं कि हमें इलाके कभी कभी लिमिट कर रहे होते हैं, कभी कभी हम ये कहते हैं कि हम फलां कास्ट से हैं, अगर हम पंजाबी हैं तो सिर्फ सारी ज़िंदगी हम पंजाब में ही गुजारेंगे। पंजाबी हैं, हमें यही चीज़ लिमिट कर रही है। कभी हम ये देखते हैं हम पश्तो हैं, कभी हम देखते हैं हम सराइकी हैं, कभी हम अपनी एक लिमिट्स हमने बनाई है। हमें कभी हमारा फैमिली बैकग्राउंड लिमिट कर रहा होता है, कभी हमारा एरिया हमें लिमिट कर रहा होता है। ये लिमिटेशन नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं और हमारा अगर हम देखें तो पाकिस्तान हमारी अपनी ही जद्दोजहद, हमारी अपनी ही मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। तो हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? हमारा दीन सबसे स्ट्रांग है और देखिए हिस्ट्री में हमने कई साल सदियों तक हमने हुक्मरानी की है। ऐसा नहीं है कि हम गुलाम थे, अगर हम गुलाम होते तो गुलामी को कबूल भी कर लेते, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं। हमने सदियों बादशाहत की और आज हम क्यों अगयार को देखें, आज हम क्यों किसी और को देख के चलें? इंसानियत यही है, अपने अंदर के स्किल्स को लाओ, दूसरे की हेल्प करो, सबको साथ लेके चलो। हम अगर खुद अकेला रास्ता बनाएंगे हम कभी कामयाब नहीं होंगे। एक कौम, एक मुल्क, एक सूबा, एक जिला, तभी जाके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है आजकल। वैसे हमारी जो मुल्क की सूरत हाल पे अगर हम बात करें ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है सियासत कम हो रही है और एक दूसरे के ऊपर जो आपका एक ज़ाती मसले हैं आप उनको ज़्यादा उछाल रहे हैं। और वो कौम को और मुल्क को जो है वो एक बाहर भी हम देखें तो क्या पूरी दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है। हम समझते नहीं है कि हमारा मुल्क है, अगर किसी कोई यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा तो वो इसको छोड़ कर जा रहा है, जैसे कोई अपने घर को छोड़ कर जाए। हम ये नहीं सोचते कि हमने यहाँ रहना है और हमने ही इसको आगे लेकर आना है। हमारा मुल्क है, हम ही इसके पास में आए और हमें इसको लेकर आगे जाना है। जिसको लगता है कि रास्ता मुश्किल है वो छोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं। जिस तरह हम परिंदों की एलर्जी पे बात कर रहे हैं, इसकी वजूहात कैसे क्या क्या हो सकती हैं? वजूहात ये हैं कि हम उनका डाइट प्लान जो है ना वो ठीक नहीं दे रहे। कुछ बर्ड्स जो हैं मोस्टली जो फूड्स रिकमेंडेड नहीं है, जो फीड रिकमेंडेड नहीं है, हमारे घर में जो हम पक रहा है वही मोस्टली पैरट्स को वही देते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पराठा भी खिला दिया, चूरी भी खिला दी, उसको चीनी भी खिला दी, उसको बिस्किट्स भी दे दिए, पापे भी खिला दिए, चॉकलेट्स भी खिला दी। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स इनमें ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसकी वजह से ये एलर्जी प्रॉब्लम स्टार्ट। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से, मेरे पास जब क्लाइंट्स क्लिनिक पे आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये गोश्त भी खाता है, ये बोटी भी खा लेता है, ये चिकन भी खा लेता है, ये बकरा भी खा लेता है। तो ये चीज़ें बेसिकली क्रॉप जो है पैरट की, वो इस चीज़ के लिए उसकी नेचर ऐसी नहीं बनी हुई। उसके अंदर हम ये चीज़ें देते हैं तो इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स अंदर बन रहे हैं डेवलप, जो फीड को उसने डिज़ोल्व करना है, वो ये चीज़ें इन चीज़ों को डिज़ोल्व करने के लिए नहीं बने हुए। क्योंकि जब आप इस किस्म के इंग्रीडियंट्स देंगे वो एलर्जी कॉज करते हैं। जब एलर्जी कॉज करेंगे तो बेसिकली नज़र तो नहीं आ रही, इसके ऊपर रैश नहीं बनता ऐसा ज़्यादा। बर्ड जो है अपना और गुस्से में, तकलीफ में अपने पर खींचना शुरू कर देता है। जब वो सुबह से शाम तक अपने पर नोचेगा तो उसकी बैड हैबिट डेवलप हो जाएगी और हम उसको वो मुसलसल उस फीड पे लगाए रखते हैं। हमें फील नहीं हो रहा था, हम कहते हैं जी बड़े शौक से खा रहा है, तो उस चीज़ के लिए नहीं बनी हुई। खुदारा कोशिश करें अपने पैरट्स को, अपने बर्ड्स को वो दें प्रोडक्ट जो अल्लाह ने उनके नेचर के लिए बनाया। आप उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, उनको वेजिटेबल्स दे सकते हैं, ठीक है, आप उनको जो मिक्स सीड्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, वो दे सकते हैं। उसके अलावा अच्छे, बल्कि उसके अलावा अगर आपके साथ बर्ड्स के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, उनको मल्टी वाइटामिन्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं। गर्मियों का मौसम है, डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि बेसिकली ये पैरट्स जो है स्वेट नहीं करते, तो ये डिहाइड्रेट होते हैं। जब आप उनको डिहाइड्रेट होंगे तो आपको चाहिए कि आप अपने पैरट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है, हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करें, फिर छोड़ के फिर हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, ताकि उनकी जो एनर्जी जो वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो उनके इंग्रीडियंट्स जो है ना वो बॉडी के अंदर पूरे होते रहें। क्योंकि नेचर में तो परिंदा हर चीज़ जाके खा लेता है, जहाँ से उसका मर्जी दिल करता है वो फ्रूट भी चख लेता है, वो वेजिटेबल भी खा लेता है। बट जब अब इन केस बर्ड करते हैं तो हम जो क्योंकि आजकल इतनी असल बसल है, मसरूफियत की वजह से हम अपने बर्ड्स को वो प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते या मार्केट में फ्रूट्स या सब्जियाँ नहीं लेके आ सकते, तो वो उनके अंदर न्यूट्रिशन जो है ना डेफिशिएंसीज आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो फीदर प्लकिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ मलिक आमिर है रावलपिंडी से, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी मैडम। जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ब्रीड है? अच्छा, ठीक है, एज बताएं। एज बताएं। डॉग जो है आपके पास, उसकी एज क्या है? उसकी एज तकरीबन 14 माह का होगा। 16 माह। जी, बाल पूरे उतर गए हैं आप? बाल पूरे उतर गए या पैचेस में उतरे हुए हैं? प्रॉपर पूरा एक तरह से उतर रहे हैं, एक पैटर्न से उतर रहे हैं या पैच की फॉर्म में बाल उतर रहे हैं? आप बताएं ना, आपसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, आप बात करें। आमिर साहब ये बताइए कि आपके जो डॉग के जो बाल उतर रहे हैं वो पूरे बॉडी से शेड हो रहे हैं या पैच बन के उतर रहे हैं? वो बाल जगह जगह से स्पॉट बन के उतर रहे हैं? कॉल ये बॉडी से उतर रहे हैं, चल रहे हैं, उठते बैठते हैं, वो बाल फैलता जाता है, जहाँ से बैठता है तो बाल इसके जगह जगह चल रहे हैं। जी, ये आजकल जो है ना, आजकल जैसे मैंने बताया कि बर्ड्स में
मोल्टिंग सीजन है, तो पेट्स में भी, कैट्स और डॉग्स में भी आजकल शेडिंग सीजन चल रहा है। तो ये एक्सट्रीम वेदर है, आप अपने रखी हुए घर में पेट्स, आपको पता होगा बाल बहुत गिर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, मैं उसको वो जो है वो अब उसके बाल गिरना स्टार्ट हो गए। ये नॉर्मल है आमिर साहब, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। आजकल शेडिंग सीजन है, अगस्त सितंबर तक ये चलेगा। मौसम जैसे ही चेंज होना शुरू होगा ये इट्स गोना स्टॉप और ये नया कोट आने लग जाएगा। तो ये वो आप कोशिश किया करें कि अपने डॉग को ब्रश किया करें ताकि जो डेड बाल हैं वो निकलते रहे और आपको घर में ना जगह जगह ना इकट्ठे हों। तो ये शेडिंग सीजन है, ये आज की नॉर्मल चीज़ है, ये प्रॉब्लम नहीं। अगर पैच प्रॉब्लम है तो देन इट्स अ सीरियस, लेकिन ये नॉर्मली है, गिर रहे हैं या पैचेस हो गए हैं तो वो स्किन इश्यूज हैं, वो पैरासिटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर पूरे बॉडी में जगह जगह से उतर के वो कहीं शेडिंग है तो पूरी बॉडी से उतर रहे होंगे, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये आजकल रहेगी। अच्छा, मजीद में इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही है 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे इंसानियत की खिदमत, अच्छा कुछ लोग होते हैं जिस तरह हम लोग अपने बच्चों को होता है कि मोस्टली ये होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर भेजें, वहाँ पे उनकी तालीम और तरबियत जो है वहाँ पे अच्छी हो सकेगी, बजाय कि अगर हम पाकिस्तान में रहें। बहुत सारे लोग जो हम अपने देखते हैं कि जो थोड़े मिडिल क्लास को, आपको पता है कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें ताकि वो बाहर पढ़ें, वहीं पे ही उनकी जॉब हो या फिर वो वहीं पे ही सेटल हो जाए। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमेशा ख्वाहिश करते रहते हैं और वो इसी सोच में रहते हैं कि अगर हम बाहर जाते तो हम ये कर लेते, अगर हम वहाँ हो जाते तो ये कर लेते, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चले जाते हैं। मीन्स दैट कि अगर हम देखें कि हमारी जो इल्म तिब है उसमें सबसे अगर कोई जाने पहचाना नाम है तो वो हमारे अपने ही मुस्लिम थे। हमारे अपने ही मुस्लिम इल्म तिब में माहिर थे, यानी कि इब्न सीना ले लिया, जाबिर बिन हयान ले लिया। उनकी बुक्स कहाँ हैं? इसको कौन देखेगा? हमारी बुक्स बाहर हैं और हम फिर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। जो अफोर्ड कर रहे हैं उनका भी वही माइंड सेट बना हुआ, जो नहीं कर रहे वो चाह रहे हैं कि हम जाएं, उनका भी वही माइंड सेट बना हुआ। मीन्स दैट कि हम अपनी चीज़ को खुद सेव नहीं कर रहे और फिर हम उसके पीछे जा रहे हैं। एक्चुअली है वो हमारी, लेकिन हम उसके पीछे जा रहे हैं इसकी बजाय कि हम उसको सेव कर लें और अपने पास रख लें और हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर आएँ, उसके पीछे नहीं। अगर हम देखें तो उमरजला बाहर चलता है, हमारे पास नहीं चल रहा। उमरजला बाहर चल रहा है और वो हमारे खलीफा, हमारे इमाम होकर हम उनको फॉलो नहीं करते। हम कहें कि एक बड़े पैमाने पर ये चीज़ है, अगर हम अपनी सेल्फ स्टीम को देखें तो क्या है, क्या हम भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो, ये नहीं सोचते कि अगर हम खुद से स्टार्ट करें, अपनी टीम बनाएं, हम लोग खुद एक अपना माइंड सेट बना लें कि नहीं, अगर हम मुस्लिम हैं तो हम एक दिन में 2 लोगों की, 5 लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हज़रत उमर ने किया था, वो बाहर जा रहे हैं। अगर हम देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसी कौन सी चीज़ की कमी रह गई थी कि हमें किसी दूसरे से तालीम हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है? इंसानियत की मिसाल आप देखें तो कुरान पाक बार बार कहता है कि सबसे बेहतरीन मौलिम तो मुसलमानों के पास आया, हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, ज़रूरत थी तो बाहर के लोगों थी, अगयार को थी, उनको थी कि वो अगर हमसे सीखते, हम उनसे सीखने जाएं। तो ये हमारी अपनी ही लापरवाही है और अगर हम ऐसा करते रहे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खसारा है, जो बहुत बड़ी तबाही और इस तरह की सूरत में हमारे सामने आएगा। बर वक्त हमें अपनी चीज़ों को खुद सेव करना चाहिए, अपनी बुक्स को स्टडी करना चाहिए, हमें अपने सारी हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। हम उसकी बजाय सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे के अफेयर्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसने वो कर लिया, उसने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, इन सब में हम अपना टाइम वेस्ट करके खुद को भी तबाह कर रहे हैं और अपनी आइंदा नस्लों को भी खतरे में डालते जा रहे हैं। अगर हम इस पर फोकस करें तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है या नामुमकिन बात नहीं है कि पाकिस्तान और मुसलमान ही दुनिया में सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाए। और वाकई अब हम देखते हैं, अब अपनी चीज़ों को, अब हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मिसालें हैं, बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने आज के दौर में उन चीज़ों को फॉलो करना छोड़ दिया, अपनी चीज़ को छोड़ दिया ना। हाँ, अच्छा, फिर सेकेंडली एक सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमें फ़ायदा तो दे रहा है, बहुत हद तक फ़ायदा भी दे रहा है और बहुत ज़्यादा उसके नुकसानात भी हैं अगर हम दोनों को देखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं तो लोगों का ये होता है कि लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी अपने ऊपर हावी करते हैं, बजाय कि अगर उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालें। बहुत कम होता है और रेयर हम लोग देखते हैं जो वो नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव चीज़ें निकालें और उसको लेकर चले।
मैम इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया कितना आपको इन चीज़ों पर लेके जा रहा है, सोशल मीडिया इंसानियत की खिदमत के हवाले से? सोशल मीडिया देखें तो ये दो तरह से यानी हमें इफेक्ट कर रहा है, एक पॉजिटिव में जा रहा है और एक नेगेटिव में आ रहा है। अब जो पॉजिटिव है वो तो बहुत कम केसेस दिखने में मिलते हैं, जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। अगर हम ड्रामा सीरियल्स की बात कर लें तो सबको पता है कि ड्रामा सीरियल्स में होता क्या है, पढ़ाई छोड़ के बच्चे शादी के पीछे भाग जाते हैं, वो हीरो बन जाते हैं ऐसा। अब देख लें कि दिखाते हैं जो माँ बेटी का रिश्ता है सास बहू का, उसमें हम एक को बहुत बड़ा विलन बना देते हैं, एक को हीरो बना देते हैं। वहाँ पे हम एक फसाद को लेकर आ रहे हैं, हम भी मुसलमान हैं और ये फसाद भी हम भी लेकर आ रहे हैं, और कुरान पाक वाज़ेह कहता है कि फसाद वाले अल्लाह को पसंद नहीं है, ये कर रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया ये कि कुछ बच्चे खुद इसको लेकर आ रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जिन्हें दर्सगाह अव्वल कहा जाता है वो अपने बच्चे के हाथ में उठा के दे देते हैं कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, आपको जो चाहिए आप इस मोबाइल से इस नेट से ये फाइंड आउट कर लो। अब जो बच्चा जिसको माँ की दर्सगाह चाहिए थी, जिसने एक इंसान बनाना था, जिसने इंसानियत डेवलप करनी थी, जब वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दे, मैं हूँ आप हैं कोई भी है, जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने छोटों के साथ ऐसा करें, वो क्या सीख रहे हैं? जब उसने कुछ सर्च किया तो उसने यही कैरेक्टर्स देखने हैं। बिल्कुल। अब जब वो बड़ा हो रहा है तो उसका माइंड सेट हो रहा है कि जो ज्यादा गुस्सा कर सकता है, जो ज्यादा मिसबिहेव कर सकता है वो शायद ज्यादा अच्छा है। अगर हम देखें कि जो लड़कियां स्कार्फ पहन रही हैं उनको हम मिडिल क्लास दे देते हैं, और जो नहीं पहन रही उनको हम हाई क्लास और अपर क्लास। अब वो जो देख रही है कि नहीं यार ये मिडिल क्लास हैं और जो नहीं पहन रहे वो हाई क्लास है, तो मुझे भी हाई क्लास बनना है। सब में होता है ना कि हम ही सबसे अच्छे हों, तो इस चीज़ को हम खुद लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया बड़ी तबाही की वजह बनती जा रही है। पहले लोग एक बड़ा हसीन सा होता था कि टीवी का एक पूरी मतलब इतने बड़े गांव में एक टीवी का होना और सब लोगों का वहाँ पे इकट्ठे होकर और न्यूज़ चैनल देखना, खबरें देखनी, वो खबर ऐसी, ये खबर ऐसी, ये खबर। अब हर बच्चे के पास मोबाइल है। अब तो ये होता है कि एक वक्त के खाने के पर भी इकट्ठे नहीं होते। सोशल मीडिया अगर हम इसकी पॉजिटिविटी देखें तो ये बहुत अच्छा भी है कि हमें बहुत सारा नॉलेज देता है, हमें हमारे पास दुनिया भर की मालूमात इसी से आते हैं, स्टडी में हमारी हेल्पफुल है, वो अपडेट तो होती हैं, अपडेट्स भी होती हैं, ये हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन हमें इसको इस्तेमाल भी इस तरह से करना चाहिए कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो, ये ना हो कि हमारे लिए और ज़्यादा डेंजर होता जाए। हमें पहले ही बहुत बड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी कल की बात है, जिस तरह कल सिग्नल नहीं थी, आपको एक वो था कि पूरी फैमिली आपकी साथ बैठी हुई है, और ये बहुत कम होता है, बड़ा कम होता है, क्योंकि ऐसे एहतराम भी था, किधर भी आपको डेज ऐसे थे, लेकिन वो आपको ये भी था कि एक मोबाइल आपके पास नहीं है, आप बड़े पुरसुकून है, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था बस जिंदगी में बहुत ही सुकून है, कोई कॉन्टेक्ट आप देखिए, अच्छा यार अभी किसी की कॉल करनी है, अच्छा ये टेंशन, सुकून से आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली को टाइम देते हैं। तो ऐसा करने वाला नहीं था ना। हाँ, ऐसा होता है। मामू भी यही बात कर रहे हैं, कितना सुकून है वैसे, आज कोई तंग करने वाला नहीं है, आज आपको कोई टेंशन नहीं है, और ऐसे जैसे सब काम खुद ही हो रहे हैं, और ना तो ऐसा लगता है रुक रहा है, ये नहीं किया तो ये रुक जाएगा। 90s का दौर शुरू हो गया हमारे बचपन का ना, जब टेलीफोन हुआ करता था और कोई भी उठाया करता था, तो मोबाइल तो उस वक्त नहीं थे। उस वक्त ऐसे ही होता था कि शाम को फैमिली से इकट्ठी होती थी और दिन में मसरूफियत के बाद तो वो आप गैदरिंग, अभी कल मैं अपने पेरेंट्स की तरफ गया हुआ था तो वो ऐसा बड़ा अजीब सा माहौल लग रहा था, बड़ा पुरसकून सा। अच्छा वही ना आप मिस कर रहे थे, देखिए आप फैमिली के साथ इकट्ठे हैं, एक जगह आप बैठे हुए हैं, आपकी डिस्कशंस भी हो रही हैं, खाना भी आप इकट्ठे कर रहे हैं, न्याज का एक सिलसिला जो हमारे हमेशा हम देखते हैं। अच्छा ये जज्बा इन दिनों में माशाल्लाह बहुत लोगों में हम देखते हैं, जैसे कल मैंने देखा कि लोग बाइक्स वालों को रोक रोक के पानी पिला रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपने एक मैसेज जो है आप लोगों को कन्वे कर रहे हैं, ये इंसानियत की खिदमत है, ये भी कि आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे ही। लेकिन ये सिर्फ कुछ मखसूस देश के लिए आपने नहीं करना ना, मैं कहती हूँ यार ये पीछे, हाँ यही तो हमारे देश के लिए आपने देखा। अच्छा जी पहली मुहर्रम से लेकर आपने 10 मुहर्रम तक बस आपने ये काम करना है, उसके बाद मैं नहीं देखती कि कहीं भी इस तरह की एक्टिविटी आपको नजर आएगी या कुछ लोग कर रहे होंगे। लेकिन वो कल और ये परसों वाला ये थे सीन था कि आप लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल कर रहे हैं हर तरीके से, क्योंकि मजालिस भी हो रही है, गर्मी भी है, लोग एक दूसरे का बहुत और ऐसा लगता है जैसे सब एक हैं। हाँ सब एक है, फैमिली तो है सो है, बाहर वाले भी जैसे एक केयर करना, बहुत अच्छा सा एहसास और इस तरह से, लेकिन ये हम नहीं करते। हमारा दीन, हमारा मजहब यही कुछ सिखाता है, अगर हम ऐसा करें तो कितना पुरसुकून रहे। हाँ वही ना, ये चीजें खत्म हो जाए जो हम लोग पड़े हुए, अदम बर्दाश्त, कंपटीशन बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा एक दूसरे की। अब तो इग्नोर करना तो यूँ समझ लेना कि हम रिलेटिव्स को भी वो टाइम या अपने रिश्तेदारों का या अपने प्यारों का उस तरीके से ख्याल नहीं रखते।
तो कोई भी इस तरह का डे हो तो फिर आप उसमें बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए वक्त के साथ साथ आगे भी, कि हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हम इनको कुछ डेज के साथ ना फिक्स कर लेते हैं कि अब अगर ये डेज है, अब अगर कुर्बानी है तो हमने गोश्त बांटना है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पड़ोस में कई लोग भूखे भी सोते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये इंसानियत तो नहीं है कि हम खा रहे हैं और हम वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जिनको जरूरत है और वो भूख से बैठे हुए हैं। हम कभी भी उन घरों को तलाश नहीं करते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा टाइम कहाँ जाता है कि हमने फलां को भी बात करनी थी, फलां से भी बात करनी थी, और उसमें हमारे अपने रिश्तेदार भी नहीं होते। बाजुकात माँ बाप बच्चों को भी वो टाइम नहीं दे रहे जो उनका हक है। और ये वजह है कि वो बड़े हो जाते हैं तो फिर हम उनको अपने मुल्क भी नहीं रख सकते, उनको बाहर भेजते हैं कि अब ये बाहर से सीख कर आए। अब हमारे पास नहीं। अगर माएँ गोद से सिखाएं तो बेटे गौस से आजम भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माँ की जो तरबियत का सिलसिला है वो आपकी माँ की गोद से ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह हम वजूहात की तरफ गए हैं तो हम एहतियात भी उसकी तरफ भी आ जाते हैं कि किस तरह आप उनको ट्रीट किया जा सकता है, परिंदों को उनका इलाज कैसे हो सकता है अगर इस तरह के परिंदों। लेकिन इसका जवाब लेंगे, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुनीर बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप माशरे की तश्कील की बात कर रही हैं। अगर इंसान किसी की हेल्प कर रहा होता है तो अब आजकल क्राइम का बहुत इशू है, तो हेल्प करते हुए इंसान करता है कि इंसान किस तरीके उसकी हेल्प करे कि वो प्रोटेक्ट भी रहे और उसकी हेल्प भी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, प्रोटेक्ट भी हो और हम हेल्प भी कर दें तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम अनसेफ हों किसी की हेल्प करके ना, हम अनसेफ फील करें। अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं, आप देखें कभी हम रोड पे निकलते हैं ना तो इतने छोटे छोटे से बच्चे दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, जिनसे हम भी चीज़ लेके चले जाते हैं बगैर ये सोचे कि पता नहीं किस मजबूरी से ये यहाँ पर आए हैं। अगर कभी आप उनको 100 का, 50 का, 500 का टिप दे के चले जाएं, पता नहीं वो किस मजबूरी में हो और उनके लिए वो कितनी बड़ी खुशी हो। ये क्वेश्चन उनका ये था कि जिस तरह अभी मैंने भी अभी आपसे ये वैसे क्वेश्चन करना था, क्योंकि हम इंसानियत की खिदमत करना चाह रहे थे, क्योंकि इंसानियत जिंदा है अभी, तो हम वो ये तो नहीं कह सकते कि इंसानियत चल रहा है, खत्म हो जाएगी। एक मुआशरे की उसमें इंसानियत तो मस्त है, लेकिन वो उनका क्वेश्चन ये था कि आजकल हम देखते हैं कि लोग हेल्प के नाम पे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है हम लोग जो मुसलमान है ना, हम लोग बड़े छोटे दिल के होते हैं। फौरन से ये होता है कि अगर किसी को मुश्किल है या परेशानी है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन आजकल ये क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप हेल्प के नाम पे लोग जो है वो घरों में घुस जाते हैं, या फिर आप रोड पे कहीं हैं, या आपने जस्ट अगर किसी ने इशारा कर दिया है कि प्लीज मुझे आगे तक कहीं ड्रॉप कर दें, तो इस तरह की क्राइम जो है वो वारदातें जो है वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल, इसमें वो कह रहे हैं कि किस तरह हम चल सकते हैं कि हम ये चीजें कैसे पता चलेगा कि इंसानियत की खिदमत करना ही हमें महंगा पड़ जाए। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, अब हमारे घर पे कोई आया है कि हमें खाना दे दो, तो वो फिर घर से सब कुछ भी लेकर चले जाते हैं। कभी कभी जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कोई लिफ्ट ले रहा है, कोई हेल्प ले रहा है, तो ऐसा होता है कि हमें हमारी गाड़ी से उतार के नीचे खड़ा करके चला जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन इस केस में हम अपनी सेफ्टी, हमें सेफ साइड चलना चाहिए। अगर हमें कहीं है कि अननोन पर्सन है जिसको हम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, या हमारे इलाके से भी नहीं है, या किसी रेफरेंस नहीं है, उनको अपने घरों में नहीं आने दें। अगर आप घर में अकेले हैं या किसी और, उनको घरों में नहीं आने दें। अगर कोई रोड साइड में है और आप बिल्कुल साइड पर हैं जहाँ पे आप शहर से दूर हैं या इस तरह से, तो आप इस तरह की हेल्प से गुरेज रखें कि खुद भी सेफ रहें, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। अगर शहर में है, कहीं कोई वाकई एक्सीडेंट है, आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं, कोई एम्बुलेंस वगैरह बुला सकते हैं, कोई फौरी ट्रीटमेंट उसके साथ कर सकते हैं कि उसकी हेल्प भी हो जाए, या किसी इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दें कि इस पर्सन को यहाँ पे हेल्प की जरूरत है। आप हेल्पलाइन पुलिस से भी ले सकते हैं, किसी डॉक्टर से, एम्बुलेंस से, किसी से कह दें कि यहाँ पे ये पर्सन है। अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं, अगर सेफ फील कर रहे हैं तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर घरों में या बच्चों को पिक एंड ड्रॉप में इस तरह से हैं तो उनसे बिल्कुल साइड पे चलें। ये नहीं अच्छा, ये बात की आजकल वैसे ये बड़ा हो गया है ना, वैसे फाहद आप भी मैं परसों की बात है जो हम लोग आ रहे थे फैमिली के साथ ही ना, रात का टाइम था, बुजुर्ग ऐसे खड़े हुए तो उन्होंने इशारा किया कि मुझे याद, अब अब्बा जी मुझे कह रहे हैं प्लीज रोक दो, बुजुर्ग तो हैं, इनको हम आगे ड्रॉप कर देंगे। मैं कहा अब्बा जी हमें नहीं पता ये क्या आजकल की क्राइम, आपका दिल भी चाह रहा था कि यार अच्छा पता नहीं शायद ये किसी मुश्किल में हो, या कोई इस तरह को रात का टाइम है, कोई सवारी नहीं है, बुजुर्ग हैं खड़े में, लेकिन मैंने कहा यार आजकल आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट चल रहा है जो आजकल मुल्की हालात चल रहे हैं। हाँ, आजकल मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा अननोन बंदों से इज्तनाब करें। हाँ, क्योंकि ये पूरे के पूरा गैंग है, एक गैंग भी है, पूरे के पूरे गैंग्स हैं। खास तौर पे जो मर्द हजरात घर में नहीं होते, तो ये जो है खवातीन इन लोगों की जो गैंग्स की ये घर में घुसती हैं,
पानी के लिए, हाँ, वॉशरूम बिल्कुल यूज ऐसे करने ही के है, लिए पहले एक आता, फिर दूसरा आता, फिर ये जाके ट्रैप करते हैं, पूरी रैकी करके फोन पे पूरे के पूरा गैंग को बुला के और वो ये घर हो का चुके सफाई हैं वाकयात, कर हम आंखों देखे हमारे अपने एरिया और में भी हो अननोन चुका है। बंदों को लिफ्ट देने से भी इज्तनाब करें, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा हुआ। आपको आइडिया ही नहीं है ना कि किस तरह अगला के बंदा लोग किस हैं। किस किस नेचर का है या कौन सा क्राइम कमिट करने जा रहा है आपके साथ, तो आजकल हालात नहीं है, तो हालात नहीं अवॉइड है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अवॉइड वो करें। चीजें आपको जाहिर सी बात है, ये फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया आज के दौर में कि कोई कैसा है, लेकिन हाँ जहाँ लोग आपको आप देखें कि वाकई वो बंदा जरूरतमंद है, मुस्तहिक लोगों की आप इमदाद हेल्प जरूर करना करें। चाहते हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, तो बहुत सारे और रास्ते भी हैं, बहुत सारे और तरीके भी हैं, उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे एहतियात की, किस तरह आप परिंदों का एहतियात भी कर सकते हैं, उनका ट्रीट भी उनको किया जा सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट सबसे अच्छी जो है, मोस्टली बर्ड्स जो है दे लाइक बाथिंग, ठीक है, उनके लिए आप पॉट्स रखें, वो उसमें नहाते हैं। कुछ पैरेट ब्रीड्स ऐसी हैं जैसे मकाउज हैं, वो डेली बाथ बड़ा पसंद करते हैं। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको आप हफ्ते में एक दफ़ा भी बाथ देते हैं तो वो अपने परों से जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, गंद है, डस्ट होती है, बेसिकली ना पाउडर फॉर्म में परिंदों के अंदर एक डस्ट होती है जो वो झाड़ते हैं, तो ऐसे आपको लगेगा जैसे अंदर से पाउडर निकल रहा है, तो वो उसके अंदर क्लीन फील करते हैं। उसके अंदर अगर आपने सच करना है तो इन बर्ड पैरेट्स में मोस्टली ना स्किन का इशू होता है, जिसमें पाँव जो हैं वो स्केल्स बन जाते हैं, स्कैल्प्स बन जाते हैं पैरेट्स में, ख़ास तौर पे बजरीज या इन ब्रीड्स में ना, छोटी जो ब्रीड्स हैं, और नाक जो है वो भी स्केली हो जाती है। तो उसके लिए फिर आप वो बेसिकली माइट्स का इशू है, पैरासिटिक प्रॉब्लम है, उसके लिए मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यूज़ करें तो वो प्रॉब्लम होता है। अगर बात प्रॉपर देंगे, अगर आप बात नहीं दे सकते तो आपके पास जो शॉवर होता है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं या सैलून्स में, आप उनसे भी उनको बात दे सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खोल लें फिर उनको बंद करें, या जगह नहीं है आपके पास, तो आप उनको गर्मी के मौसम में इस का शॉवर भी दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश फील करें, क्योंकि नेचर में जहाँ परिंदा देखता है वहाँ नहाता है। और ये पिजन्स में भी आप कर सकते हैं कि पिजन्स को आप रोज़ भी ओपन कर सकते हैं, और वीकली नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर उनको ओपन करें ताकि वो बात लें और अपने पर खोल सकें और नहा सकें। ये उनकी सेहत का एक सेहत है। अभी कोई इसमें मजीद में बात करेंगे, नाज़रीन अभी अपने जाने ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम ट्रीटमेंट की तरफ बात कर रहे थे कि किस तरह उनको ट्रीट किया जा सकता है, इसके अलावा जैसे कबूतरों में भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की बीमारी पाई जाती है। फीदर प्लकिंग का तो इशू नहीं होता, प्रॉपर पर नहीं आते, तो वो जो है ना इनके फॉलिकल्स जहाँ से बर्ड्स से निकलते हैं उसकी प्रॉब्लम आते हैं। ये मोस्टली जो है ना डाइटरी इश्यूज की वजह से आते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम उनमें आता है। या ज़्यादातर ये जो है फीदर इशू जैसे परों का प्रॉब्लम, इनके शोल्डर जो है प्रॉपर गिर जाते हैं या प्रॉपर लटक जाते हैं, तो ये प्रॉपर इम्बैलेंसिंग की वजह से होता है। तो ऐसा पिजन्स में इस किस्म के प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में नहीं आते बनिस्बत पैरट्स के। पैरट्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि हम लोग चॉकलेट्स भी खिला रहे होते हैं, हम लोग उसको आइसक्रीम भी खिला रहे होते हैं, मिट्टू हम जो खा रहे हैं वो मिट्टू भी खा रहा है। अच्छा, फ्रूट बहुत शौक से खाता है ना? फ्रूट खाने में तो फ्रूट ज़्यादा, फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके सीड्स नहीं देने चाहिए। मोस्टली जो आप एप्पल्स यूज़ करते हैं, अगर हम खा रहे हैं तो हम पूरे का पूरा सेब रख देते हैं, जो उसका बीज है वो दैट इज़ अ पॉइजनस फॉर द पैरट्स। उसके अंदर कोशिश करें कि आप उसका काशा बना के उसका फाड़ी जो है वो रखें, बनिस्बत कि आप उसका पूरे का पूरा सेब का पूरा पीस रख दें, तो जब वो खाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो बीज है दैट इज़ अ पॉइजनस फॉर द पैरट्स। तो ये सारी ब्रीड्स के लिए मैं कहूँगा कि आप कोशिश किया करें कि ऐसा जो चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने जो बर्ड रखा है काइंडली एक दफ़ा उसको नेट पे जाके, टाइम आप बुक्स नहीं ले सकते, टाइम नहीं है तो गूगल पे जाके कम से कम सर्च करें कि उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या हैं या फीड इनटेक क्या कर सकता है, क्या क्या हम उसको खिला सकते हैं। अच्छा, कितने टाइम बाद जो है वो परिंदों का आप चेकअप करवा सकते हैं, या उनकी अगर वैक्सीन हैं तो वो करवा सकते हैं? लॉन्ग लिविंग एंड बर्ड्स मोस्टली जो है, अगर पैरट्स रखे हैं 30, 40, 50 साल भी कैपेटिविटी में रह सकते हैं। आपने जो बंद करके रखा हुआ है फ्लाइट में, जो वाइल्ड बर्ड है वो उसकी ज़रा 10-15 साल लाइफ ज़्यादा होती है बनिस्बत जो आपने बर्ड कैप्टिव किया हुआ है, जो आपने घर में रखा हुआ है। तो वो बर्ड्स में मोस्टली आप एक ही पैरट्स में जितने सारे बर्ड्स हैं तकरीबन एक जैसी वैक्सीन होती है, तो आप वो गाय बगाए कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पैरट्स में और बर्ड्स में पेट में कीड़ों का बहुत ज़्यादा आंसर पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पेट में वर्म्स, इंटरनल वर्म्स कहते हैं, जो जिसमें ये इंटेस्टाइन में भी होते हैं,
लिवर में भी होते हैं। तो ये पूरे का पूरा इट्स जस्ट लाइक अगर आप बर्ड वीक हो रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोशिश किया करें इसको टाइमली दिखाएं। बर्ड्स में आजकल आया प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ये भी एक तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है अगर आप प्रॉपर्ली इसको ट्रीट नहीं करते। और मोस्टली हमारे क्लाइंट्स पेट ऑनर क्या करते हैं कि जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं वो बर्ड शॉप से जाकर मेडिसिन लेते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उनको नहीं पता कि कंडीशन के हिसाब से क्या मेडिसिन देनी है। उनकी दुकानदारी है, वो दुकानदारी है। वो जब हमारे पास बर्ड या कोई भी पेट आता है तो वो उस वक्त तक इतना डैमेज हो चुका होता है कि हम उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है। मैं भी क्या कहना चाहेंगी, हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल देख रही है, सब लोग देख रहे हैं? सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो इकबाल ने कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। बस इस चीज़ को जहन में रखें। कभी भी ये मत सोचें कि ये अगर मुश्किल आई है, ये प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे स्टॉप हुआ है, यहाँ पे रास्ता बंद हुआ है तो ये एंड है। ये एंड नहीं होता। जब कुछ एक दरवाज़ा, एक रास्ता आपके लिए बंद हो रहा है, वो बेहतर था तो अल्लाह ताला बेहतरीन देने वाले हैं। उसको स्टॉप मत करें, खुद चलें, अपने स्किल्स से दूसरों की हेल्प करें, सोशल मीडिया उसका अच्छा यूज़ करें। आपके जो आपसे छोटे हैं, जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, उनको पॉजिटिविटी लेकर आएँ। हमारे यहाँ पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम पॉजिटिव हो जाएं तो हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, हल होना शुरू, बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हमारे हल हो जाएंगे। तो इस जहाँ तक आप कर सकते हैं 2, 4, 5 और वो भी जितना कर सकते हैं, इस तरह से पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए हमें। और अपने हाई गोल्स रखें, उनको अचीव करने के हाई स्ट्रगल चाहिए होते हैं। हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, छोटी छोटी स्ट्रगल करते हैं और फिर कहते हैं हम नाकाम हैं। बड़ा गोल बनाएं, बड़ी अचीवमेंट, बड़ी मेहनत। बहुत शुक्रिया फहद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले हामिद इकबाल खान साहब, जो कि कैलीग्राफर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं मोहन शेख नवीद नासिर, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह इनका एक बड़ा नाम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। आज थोड़ा सा इनके हवाले से बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह स्टार्ट किया, किस तरह इनकी एक मेहनत है, स्ट्रगल है। और इसके साथ ही हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं, तो हम मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो सिक्योरिटीज़ और जो इंतजाम किए गए और किस तरह उसकी कवरेज की गई, आज इस पर हम बात करेंगे। क्या हाल चाल है हामिद? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा सबसे पहले तो ये जानेंगे ना, कब से आपने लिखना स्टार्ट किया, खताती करना शुरू किया? ये तो हमारा एक कह सकते हैं ख़ानदानी काम है। जैसे बचपन में वालिद साहब को देखा तो वो फ़न खताती से मुंसलिक थे और साथ साथ मुसव्वरी और खताती और जो एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी है और रिवायती खताती, उसमें महारत रखते थे वालिद साहब। इब्न कलीम हसन निज़ामी, तो असल नाम हाफिज़ मोहम्मद इकबाल था वालिद साहब का, लेकिन इब्न कलीम मशहूर हो गया कलीम का बेटा, क्योंकि कलीम आसन मेरे दादा जान का नाम था और दादा जान भी खत्तात थे। तो खत्तात का बेटा हाफिज़ मोहम्मद इकबाल असल में नाम ये था, लेकिन मशहूर हो गया इब्न कलीम। तो वालिद साहब ने अपने आप को दादा जान के नाम से वो इंट्रोड्यूस करवाया, भाई कलीम का बेटा। उन्होंने अपना तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया। तो ये हमने क्योंकि बचपन में वालिद साहब को देखा खताती करते हुए और बचपन से ही शौक था, तो आप कह सकते हैं क्लास 4 में फर्स्ट टाइम मैंने एक अल्लाह ताला का इस्म लिखा था और वो अब भी बुक में वो प्रिंटेड मौजूद है। यानी कि क्लास 4 से ही हम इसी फील्ड से मुंसलिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, ये मैं ले भी आया हूँ, जो कैलीग्राफी जो मेरी हाथ की लिखी हुई है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इकरा, ये सूरह इकरा है। हाँ जी, सूरह इकरा। इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमल लजी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो इस पहली वही है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई कि उसमें हुक्म दिया गया कि आप पढ़िए,
आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। तो कलम की जो अहमियत है वो खुद बारी ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दी है कि कलम जो है ये बहुत खूबसूरत आपने लिखा हुआ है। ये बड़ी बात है इस तरह से लिखना डिफरेंट स्टाइल में। मेहरबानी, जरा नवाजी है आपकी। और इसमें खत सुल्स इसको कहते हैं, जो बिस्मिल्लाह लिखी हुई है इसमें वो खत नस्क में लिखी हुई है जिसमें कुरान पाक लिखा हुआ होता है। और इसके जो नीचे लिखा हुआ है इकरा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी खत सुल्स। अच्छा। जितनी भी इमारात हैं जी, जैसे मस्जिद नबवी है या खाना काबा का जो गिलाफ है उस पर जो खत्ताती की जाती है वो इसी रस्मुल खत में खत सुल्स में तहरीर की जाती है। और साइड पर जो आप उर्दू में देख रहे हैं लिखा हुआ जी, ये खत नस्तालीक है जो हमारी कौमी जबान उर्दू का नुमाइंदा खत है। अच्छा, इसमें भी पूरी डिटेल्स हैं आपको इसमें। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हमारा जो एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का है। तो फिर हमें डिटेल से हर चीज के बारे में खत्ताती के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म है। माशाल्लाह। अच्छा, मजीद भी आपका काम देखेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर। अच्छा शेख साहब, जिस तरह 9-10 मुहर्रम अल हराम जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से की गई और ये भी बड़ी बात थी कि सारी सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए। इस हवाले से लाइव कवरेज भी चली और बहुत ज़्यादा रोही पे भी हमने देखा माशाल्लाह बहुत सबने बड़ा अच्छा अपना काम किया। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या क्या इंतजाम किए गए, किस तरह से 9वीं और 10वीं को जो है पुरअमन बनाया गया, इस हवाले से बताइएगा। जो CPO मुल्तान है खास करके ये सारा जो क्रेडिट है ये उनको जाता है। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और खुद उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। और उसके बाद जो रोही टीवी है उन्होंने जो कवरेज, उन्होंने बड़ी कवरेज दी इसको। और उस हवाले से जो लोग ज़ियारतों नहीं भी कर सकते थे उन लोगों ने भी अपनी स्क्रीनों पे की और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हुआ। हाँ जी बिल्कुल। और जो सिक्योरिटी इंतजामात और जो हमारे जितने भी जो जलूसों की सिक्योरिटी थी उनके हवाले से भी बड़े अच्छे इंतजाम थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी हुई और ये खैर वाफियत से हुआ है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आप ये समझते हैं जिस तरह बहुत सारी कवरेज की गई जगह जगह जो है वो इन सब क्योंकि जुलूस और इस तरह की चीज़ें जो हैं लोग काफ़ी रश की वजह से भी नहीं निकलते। वो ये होता है कि घरों में बैठकर जो है आप लाइव कवरेज देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं कि किस तरह इंतजामात हो रहे हैं, किस तरह मजालिस हो रही हैं। उसके हवाले से भी बताइएगा आप कि किस तरह जो है लाइव कवरेज दी गई, जगह जगह कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जो है वो कवरेज दी गई। जो रोही न्यूज़ की खसूसन कवरेज तकरीबन हर जितने भी जहाँ भी मजालिस हुई उसकी मुकम्मल तौर पे रोही ने कवरेज दी। और जिसकी वजह से मैंने पहले भी बताया कि जो लोग नहीं जा सकते थे रश की वजह से या किसी और वजह से, तो उन्होंने इनकी ज़ियारत रोही की नशरियात पे की और रोही ने इस खसूसन 2 दिन बड़ी कवरेज की है। अच्छा, इसके साथ ही अभी आपसे ये भी जानेंगे कि थोड़ा सा आप तजिया निगार भी हैं, तो उस हवाले से कि जिस टाइम मुल्क की सूरत हाल चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मुल्क की इंशाअल्लाह ताला जैसे कि अब जैसे पहले डॉलर ऊपर जा रहा था तो हमारी इंपोर्ट बंद हुई है। तो इंपोर्ट बंद होने से देखा है कि डॉलर बहुत तेजी से नीचे आया है और इंशाल्लाह 2 माह तक अगर इंपोर्ट बंद रही और चेक एंड बैलेंस रहा तो इंशाल्लाह ये 190 से 200 के राउंड अबाउट डॉलर भी आ जाएगा और हमारी जो माशियत है ये मुझे बेहतरी की तरफ नजर आ रही है। अगर इंतजामिया हमारी और ये अगर चेक एंड बैलेंस रहा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती कि हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि एक तो इंपोर्ट महंगी गाड़ियां मशीनरियां इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया और उसके बाद जो लोगों ने डॉलर को फोकस रखा डॉलर पे खरीदने का कि जिसके पास जितने भी घर पैसे पड़े हुए थे उसका इसी पे समझ ले ऐसे समझे कि ट्रेंड बन गया कि उन्होंने जाके मिनी चेंजर से अपना जो करेंसी है वो कन्वर्ट कर ली डॉलर में, जिसकी वजह से डॉलर आसमान पर चला गया। तो ये अब बड़ा अच्छा एक इक़्तिदाम है हुकूमत का कि जो इंपोर्ट पे मेरा ख्याल है 3 माह के लिए पाबंदी लगाई है। तो इंशाल्लाह जैसे अब देख रहे हैं हम कि डॉलर में वाज़े कमी आई है, लेकिन और 1 से 2 माह में ये मैं देख रहा हूँ कि 180 और 190 के राउंड अबाउट होगा डॉलर। सही।
बेहतरी की उम्मीद है, जी, बेहतरी की तरफ जा रही है। जी जी सही। अच्छा हमें साहब ये बताएं, आपके और काम भी मैं आपके साथ देखना चाहूंगी कि आपके जो है ये तो आपने एक दिखाया कि हमें आपने कुरान पाक की ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने मुख्तलिफ स्टाइल्स में लिखा था ये 2014 में। तो इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन जो सोलो एग्जीबिशन थी मैंने 2014 में पेरिस में जाके की थी। तो ये अल्लाह ताला के इस्म लिखने की बरकत से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने प्रोजेक्शन दी है और हमने इसी काम को आगे बढ़ाया और इसी को फ़रोग देने के लिए आगे सिखाने के लिए भी हमने इदारे कायम किए हुए हैं। और गार्डन टाउन में मेरा अपना इदारा है आर्ट बैंक के नाम से। ठीक है। तो वो एक इदारा इस नौइयत से है और उसमें हाँ जी उसमें खत्ताती के साथ साथ जो इस्लामिक कैलीग्राफी के साथ साथ जो इस्लामी उलूम व फ़नून है जैसे मुसवरी हो गई, मुसवरी के अलावा नक्काशी और इस तरह के उलूम भी उसमें सिखाए जाते हैं। और मैंने इसको फ़रोग देने के लिए और नई नस्ल में इसको प्रमोट करने के लिए और उनको आगाह करने के लिए इस फन से तो एक चैनल भी यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। अभी हमने जाना वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा इसके साथ ही आप जिस तरह इदारे की बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चों में शौक है सीखने का कि उनकी खत्ताती को बेहतर किया जा सके। जिस तरह आजकल बच्चों की राइटिंग जो है ना वो बड़ी ख़राब होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। असल में ये है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो राइटिंग का है। चाहे इंसान जिस स्टेज पर भी पहुंच जाए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में तो उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो उसकी हैंड राइटिंग है। तो उस सिलसिले में जो बच्चे राइटिंग जिनकी पुअर होती है वो फिर अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे जैसे इदारे जो हमने बनाए हुए हैं उनकी खिदमत हासिल करते हैं और असातिज़ा से जाके बाकायदा वो राइटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। वो बेसिक्स राइटिंग है। ठीक है। उसमें यह है कि राइटिंग इम्प्रूवमेंट के बाद उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं ताकि पेपर हमने कैसे हल करना है और हेडिंग्स वगैरह किस नौइयत में हमने देनी है, कट मार्कर से लिखने का तरीका उनको सिखाया जाता है और सिंपल पेन से। तो जो पेपर चेकर्स हैं आज अगर आप देख लें तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक पेपर को थॉरोली बैठ के चेक करें। वो जब चेक करते हैं वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देखते हैं और राइटिंग देखते हैं। भाई जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा इम्तिहानात में भी आप यही देखते हैं ना आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपने कम भी लिखा हुआ है तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स उसके राइटिंग के भी मिल जाते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि राइटिंग अगर अच्छी होगी तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इस नजरिए के तहत जो पेरेंट्स हैं खास तौर पर समर वेकेशंस में दे सेंड देयर चिल्ड्रंस कि भाई वो जाएं और कुछ सीखें ताकि उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बेहतर हो और वो सीखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं हम पहले उनका एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं। सही। और जब वो सीखने के बाद जाते हैं फिर उनका दोबारा एक टेस्ट लिया जाता है। फिर जो फर्स्ट टेस्ट था उसके साथ जो लास्ट टेस्ट है उसको कंपैरिजन किया जाता है और वो खुद बड़े हैरान रह जाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं कि भाई हमारी राइटिंग पहले कैसे थी और हमें बिल्कुल लिखना ही नहीं आता था। तो इंसान किसी भी स्टेज पर हो उसमें इम्प्रूवमेंट के जो मौके हैं जो चांसेस हैं वो मौजूद होते हैं। इसी तरह आप देखें, आप तो बच्चों का फरमा रही हैं, मेरे पास एक 65 साल की उम्र के एक स्टूडेंट अच्छा यानी कि रिटायर्ड डीएसपी थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मुझे अरेबिक राइटिंग सिखाएं। सही। मैंने कुरान पाक हाथ से लिखना है। तो मैंने कहा बड़ी बात है, अल्लाह ताला जिसके जहन में डाल दे भाई वो उसी सिमत में वो रवाना हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो कैंट में उस दौर में मेरा इदारा था तो मेरे पास आते रहे और सीखते रहे अरेबिक कैलीग्राफी। उसके बाद उन्होंने 2 कलमी नुस्खे लिखे हाथ से। अच्छा। 2 हाथ से कलमी नुस्खे लिखकर एक नुस्खा उन्होंने प्रिंट करवाया और प्रिंट करवा के 100 प्रिंट करवा के अपने जो रिश्तेदार थे उन सबको तकसीम किया।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो खत्ताती है इसका ताल्लुक रूहानियत से है। तो वो अब हमारे लिए एक सदका जारिया है। जितने भी स्टूडेंट्स को हमने लिखना सिखाया तो हमारे लिए सदका जारिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस नेक काम के लिए मुंतखब किया है कि कुरानी आयात लिखते हैं और इसी से हमारा जो सिलसिला रोजगार है वो इसी से मुंसलिक है। सही। तो जाहिर सी बात है ये काम भी ऐसा है, फिर आपकी इंटरेस्ट लेना बड़ा जरूरी है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरे ख्याल में आप कोई काम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुआशरे में भी ये इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, बदअमनी और जो आजकल एक दूसरे की दुश्मनी, हर बंदा जो है ना वो तासुब का शिकार है। तो उसमें यह है कि फ़ाइन आर्ट्स जो इस तरह के शोबे हैं, खत्ताती है, फ़ाइन आर्ट्स है, इस तरफ नई नस्ल को रूशनास कराया जाए ताकि वो उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस डेवलप होती है। सही। और वो तासुब से और इससे दूर हो जाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इदारे कायम हैं। आर्ट कौंसल, मुल्तान आर्ट्स कौंसल में भी इस तरह की एग्जीबिशंस वगैरह खत्ताती की और पेंटिंग्स की होती रहती हैं ताकि लोगों का रुझान इस तरफ हो। बिल्कुल ऐसे आर्ट्स की तरफ। और कहते हैं ना टैलेंट, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हर बच्चे में जो है ना कोई ना कोई इस तरह की टैलेंट छुपा होता है, बस उसको एक जो बेहतरीन टीचर होता है बस उसको पॉलिश करता है। बिल्कुल। ताकि वो निखर के सामने आ सके। अच्छा, इसी तरह अभी हम देखते हैं लोगों को पेंटिंग का, कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा शौक होता है। अच्छा, लोगों का में वो बच्चे जो है फिर वो ज्यादा आर्ट, कुछ हमारे यहाँ ये होता है कि पेरेंट्स की वजह से जो है वो उनके ऊपर दबाव ज्यादा होता है कि वो उस तरह आर्ट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा बच्चा हमारे माँ बाप बताएंगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने ठीक है आपने लॉयर बनना है। हमारे ये वो कहते हैं ना फिक्स कर दिए गए हैं कुछ चीजें ऐसी कि बच्चे को फिर आर्ट की तरफ वो दिलचस्पी जो है वो होती तो जरूर है, लेकिन वो फिर बच्चे उससे फिर अपने आप को वो कहते हैं ना उससे आर्ट से दूर कर लेते हैं। हाँ, उसमें यह है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो बच्चों को यही बताते हैं भाई ये फील्ड्स हैं, इनमें आप जाएंगे तो आप बेहिसाब पैसा कमाएंगे। बेसिकली उनको जहन में यही फीड किया जाता है कि आपने कामयाब जिंदगी गुजारनी है, ये फील्ड्स हैं, इनमें बड़ा पैसा है। तो ये एक अलमिया है। अगर उनको ठीक है वो उन फील्ड्स में जाएं, उसके साथ साथ जो उनकी एक जमालियात है उसको आपने जमालियात को फ़रोग देने के लिए या उसके लिए उसकी तस्कीन के लिए आपने उनको आर्ट या इस तरफ उनको लेकर आना चाहिए ताकि साथ साथ वो उनके अंदर एस्थेटिक सेंस भी डेवलप हो। और फिर ये हेल्दी एक्टिविटी भी है। हाँ, हेल्दी एक्टिविटी है। आजकल देखते हैं टेंशन परेशानी है तो ये होता है कि चलें आपने अगर लिखना स्टार्ट कर दिया है तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। बिल्कुल। आप एक पॉजिटिव चीजों की तरफ जो है वो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। कभी ऐसे आपको हुआ है, आपको भी शौक है खताती का, कभी इस तरह हुआ? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ा शौक, मुझे लगता है हाँ आपको मुझे है कि मुझे अच्छी राइटिंग में आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप इस तरह है, आपका तो माशाल्लाह आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं तो अभी बड़ा टाइम लगेगा अगर सीखने लगूं। वैसे कितना टाइम लग जाता है? वैसे इंसान वो मैंने अभी अर्ज किया ना उम्र के हर हिस्से में आप दरवाजे खुले का अमल तो हमेशा जारी रहता है। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा स्किल है। आप जब सीखेंगे, सीखने के बाद उसको अमली जिंदगी में आपने उसको लेके आना है। बिल्कुल ऐसे। उसको अमली जिंदगी में आपने परफॉर्म करना है। तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, और भी आपकी मैं कुछ चीजें चाहूंगी ये खत हमारे में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने लिखी है। ठीक है। ये खत सूफ में लिखे हुए ये और डिफरेंट स्टाइल्स में इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हैंडमेड है। अच्छा। ये सब वाटर कलर्स के साथ पहले इनका हैंडमेड बैकग्राउंड बनाया गया और उसके बाद उनके ऊपर कलम से कैलीग्राफी की गई है। और इसके बाद ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी का एक और रस्मुल खत है, खत दीवानी इसको कहते हैं। खत दीवानी। अच्छा। इसका ताल्लुक तुर्की से है। हाँ जी, वो जो तुर्क कौम है, हाँ जी, वो ज्यादातर इसी खत में तहरीर करते हैं, खत दीवानी। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी यानी कि जो रिवायती खत्ताती है उस पर मुश्तमिल। ये तो आपने भी दिखाया था हमें। ये बिस्मिल्लाह, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ये खत
रिका में लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस रस्म खत का नाम है खत रिका। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के मुख्तलिफ जी खत्ताती के, ठीक है। ये मैंने बुक्स भी खत्ताती पर तहरीर की हैं। अच्छा, बच्चों की राइटिंग के इम्प्रूवमेंट के हवाले से। ये अच्छा, इंग्लिश हैंड राइटिंग की बुक है। ठीक हो गया। और ये स्टाफ हो या बच्चे हो सब के लिए एक ही है। अच्छा, सही। यानी कि छोटे बच्चे से लेकर जी सर, MA लेवल तक ठीक वो इसी पे प्रैक्टिस करेगा और उसकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। और ये फाउंटेन पेन से ये इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ये उर्दू राइटिंग की बुक है, खुशखती। आपने अगर अपनी उर्दू की कुछ होता है ना जिनकी इंग्लिश में बहुत अच्छी होती है, उर्दू उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। उर्दू में उल्टा ज्यादा जरूरत है। हाँ। अच्छा, हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश राइटिंग पर ही तवज्जो दी जाती है। हाँ, उर्दू पे इतनी अच्छा, उर्दू हमारी कौमी जबान है। हाँ। उसमें दस्तरस नहीं है बच्चों को कि अल्फाज को लिखना कैसे है। और अलमिया यह है कि जो स्टूडेंट्स इसके कसूरवार नहीं है, जो टीचर्स हैं उनको खुद लिखना नहीं आता। अच्छा, अभी आजकल हम देखते हैं, मैं उससे कुछ दिन पहले मैं अपनी सिस्टर को भी कह रही थी मैं उर्दू में ये लिख दो, उसने बहुत ही उल्टा लिख के दे दिया मुझे। मैंने कहा ये तुमने क्या लिखा है? तो वो वही आगे ना, आप बच्चों को जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। बच्चों की उर्दू के हवाले से ना, आपकी जैसे अकाउंटिंग भी हम देखते हैं ना, तो बच्चों को आपको इंग्लिश में बताना पड़ता है। अगर आप उर्दू में अकाउंटिंग बताते हैं तो वो पहले 100 दफा तो पूछते हैं आपसे कि बताएं कि ये क्या आपने, कौन से वाला आपने अकाउंटिंग वाले वर्ड्स बोले हैं जो आपने हमें बताए। वही अल्फाज आप इस तरह तहरीर करें कि वो दूसरों के लिए आसानी हो, कि वो आसानी से पढ़ सकें। अगर हम अपनी तहरीर के जरिए दूसरे बंदे को मुश्किल में डाल रहे हैं तो ये एक किस्म का, मैं समझता हूँ, एक अखलाकी जुर्म भी है कि आप उसके मुर्तकिब हो रहे हैं और दूसरा बंदा आपकी तहरीर को पढ़ नहीं पा रहा। और ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो पेपर करके आए और उनकी तहरीर, जो पेपर चेकर है जिसने उनको मार्क्स देने हैं, वो पढ़ ना सके, वो तो जाहिर है उसने फिर मार्क्स जो है वो अपनी मर्जी के कम देने। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है कि राइटिंग उनकी अच्छी हो ताकि मुआशरे में जो बदखती है उसका रुझान ख़त्म हो और खुश खत लिखने वाले कम अज़ कम जो उनके सिग्नेचर्स हैं या जहाँ भी लिखना होता है कुछ भी तहरीर करें, दूसरा बंदा इम्प्रेस होता है। तो बड़ा खूबसूरत लिखा ऐसी है। अच्छा, ये बताएं आप नवीद कि जिस तरह महंगाई का एक तूफान बढ़ा, पेट्रोल की कीमतों में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, अभी थोड़ा कम हुआ, उसके बाद डीजल की कीमतों में भी थोड़ी कमी आई। आप क्या समझते हैं कि आगे पेट्रोल की कीमतों में जो है वो मज़ीद कमी होगी या इसमें जो है इसको बढ़ाया जाएगा? महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं? तकरीबन पाकिस्तान बने को तकरीबन 75 साल इस 14 अगस्त पे हो जाएंगे। आप ये देखें कि कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, 70 साल का है, तो उससे एक सवाल करें कि आप अपनी जिंदगी में पाकिस्तान के अंदर एक दफा महंगाई ऊपर जाती है तो वापस दोबारा देखी है? तो मेरा ख्याल है आपको कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैंने फलां दौर में देखी थी कि महंगाई पहले हुई और उसके बाद खत्म हुई। ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आलमी मंडी में पेट्रोल का रेट कम हुआ है, अगर हमारी माशियत और हमारा, अगर हम डॉलर को कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी जो करेंसी की जो इसकी कदर गिर रही है, अगर इसको हम कदर को बेहतर करते हैं तो फिर मैं देख रहा हूं कि कुछ बेहतरी हो सकती है। अगर महंगाई कम होना तो दूर की बात है, अगर जो रेट्स हैं अगर यहीं पे भी बरकरार रहे तो मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी जीत होगी हमारी। तो आप समझते हैं कि इससे महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सकती है? अगर डॉलर की कदर बढ़ गई तो एक और महंगाई का तूफान। आप देखें, जब डॉलर था 210 रुपए का तो उस टाइम क्या पोजीशन थी महंगाई की, और चंद दिन में, ये मेरा ख्याल है कि 10 से 15 दिन के अंदर डॉलर गया तकरीबन 242 रुपए पे। 242 पे जाने के बाद जितने भी लोग थे उन्होंने जो जो उनके पास सामान पड़ा हुआ था, ग्रोसरी था या वो इलेक्ट्रिक का था, तमाम जरूरियात जिंदगी, एक माफिया है जो जिसके अंदर तमाम दुकानदार भी हैं बड़े और जितने भी, तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो चीज इनके पास पड़ी हुई थी इन्होंने उसी टाइम इसको जरब दी, पहले तकसीम किया उस पर,
212 पे फिर वो जितने डॉलर निकले उनको जरब दे दिया इन्होंने 250 से, कि मार्केट में 250 रुपए का डॉलर। तो एक ही दिन के अंदर जो 10,000 रुपए की चीज भी थी उस पर जो तकरीबन 3 से 4,000 रुपया बढ़ाया गया, और पता किया जी पीछे से महंगाई हो गई है। और ये हमारे मुल्क में बड़ा अलमिया है कि जब डॉलर का रेट ऊपर चढ़ता है तो हम फौरन तौर पे जरब दे के और रेट निकाल लेते हैं, और जैसे ही अगर डॉलर नीचे जाता है तो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा इदारा नहीं है जो कि कहे कि भाई अब ये रेट कम करो, कि डॉलर का जो रेट कम हो गया है तो अब रेट, लेकिन डॉलर अगर 5 रुपए बढ़ता है तो एक महंगाई का तूफान आता है, अगर 10 रुपए गिर भी जाए, पहले तो ऐसा नहीं है, अगर मौजाना तौर पे अगर गिर भी जाता है तो कोई इसके ऊपर कोई कमी नहीं आती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, वो हम एक बात करते हैं ना, एक महंगाई है लेकिन जो खुद साख्ता महंगाई हुई है उसकी वजह से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के, एक आम बंदे का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक बंदा जो अगर दिहाड़ी करता है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अभी मैं कल की बिल की बात करूं, आपके जो बिल आए हैं उस पे जो एक्स्ट्रा उन्होंने फ्यूल प्राइस दिया है वो आपका 10,000, तो मैं खुद परेशान हूँ कि आपका मेरा बिल आया है 24,000, लेकिन उसमें जो फ्यूल प्राइस ऐड की गई है वो 10,000 उसमें फ्यूल प्राइस ऐड की गई है। तो आप देखें इस टाइम जो है वो 34,000 जो है वो मेरा बिल है इस टाइम। अब ये अंदाजा लगाएं कि लोगों बिल में ना आप ये देखें 10 तरह के टैक्स लगाए हुए हैं। हाँ, फिर उसके बाद वो दे रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट, ठीक है, वो 10-10 हजार रुपए लगा रहे हैं। वही ना, मैं आपको बता दूं कि आपका जो बिल है उससे तो कई गुना ज्यादा आपके इसमें उन्होंने ऐड करके अपनी चीजें जो है वो आपके, तो एक आम बंदे का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस दौर में। आपकी बिजली महंगी है, आपका इलाज महंगा है, आपका एजुकेशन महंगी है, तो आप किस तरह लाइफ गुजारेंगे कभी। और फिर जो मुल्की सूरत हाल है उस पर तो हम बस क्या कमेंट्स रहें कि हर बंदे को अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी है। कोई बंदा भी जो है वो इस टाइम एक आम इंसान के लिए नहीं सोच रहा कि उसको वो उसकी जिंदगी कैसे है। तो इस हवाले से हम लोग तो हर बंदा जो है परेशान है, मसलों में उलझा हुआ है। अगर हम परेशानियां और मसले हल करने में बैठे तो एक थोड़ा सा हल हुआ है तो आपका दूसरा फौरन तैयार होता है। तो ये चीजें महंगाई की वजह से और मुल्की सूरत हाल की जो कंडीशन है, चीजें हैं हमारी बिगड़ी हुई, उसमें हर बंदे की जो है ना वो बस हुई पड़ी है। बिल्कुल ऐसे, अगर एक आम बंदे से भी बात करें ना, यकीन करें उस बंदे की यही होता है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, तो अपने घर का सिस्टम कैसे और इस जो दौर में खास करके जो सफेद पोश है ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, व्हाइट कलर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है अपनी सफेद पोशी बरकरार रखने के लिए। चाहे तनख्वाह वाले हैं, चाहे आप अपने मजदूरों को ले लें जो दिहाड़ी वाले हैं, जो बेचारे या छोटे ताजिर हैं, हाँ, उनके लिए बड़ा सरवाइव करना मुश्किल हो गया। लेकिन अभी तो मैंने सुना था न्यूज में भी कि अभी उनमें तो कमी कर दी गई है, जो बिलों में जो है वो ऐड किया गया था। वो जो ताजिरों के जो शॉपकीपर थे उनके खत्म कर दिया, जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे लगाया था, और एक जो पसमानदा इलाके में और छोटी दुकानों पे 6-6 हजार रुपए लगाए इन्होंने। वो लेकिन वो सुपर टैक्स में हमें खत्म कर दिया, अब तो बिल्कुल ही उस पे, लेकिन एक चले, और वो भी 3 माह के लिए उन्होंने खत्म किया है कि 3 माह के लिए फिर हमने मुश्किल फैसले करने हैं। अभी तो उन्होंने बहुत सारे मुश्किल फैसले करने हैं जिसके लिए वो हमें रोज मेंटली तैयार करते हैं कि चलो। वज़ीर खजाना तो इस टाइम हमारा खौफ का अलामत बनी हुई है, वो जैसे ही आता है तो सब डर जाते हैं, अल्लाह जी अल्लाह खैर करे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोई खुशी की खुशखबरी तो देनी नहीं है। अच्छा, मैं उनका बयान सुन रही थी, मुझे तो एक और हंसी आ गई। उन्होंने मुझे कहा जी मैं तो महंगाई खत्म करने आया ही नहीं था। मैं तो आया ही नहीं था। मैं ये बात उनकी सुन के बड़ी परेशान हूँ कि आप कुछ बयान भी दे रहे थे, आवाम को क्या दे रहे हैं कि मैं तो महंगाई खत्म करने आया ही नहीं था। तो फिर आप करने क्या आए थे? मतलब यही एक क्वेश्चन मार्क है वैसे उनके पास। बेरोजगार थे, हाँ चलो अब रोजगार पे लग गए हैं, ये कोई हमारे लिए नहीं आए। ये तो बेचारे अपनी नौकरी पे बहाल हुए हैं। जो बच्चे बेरोजगार थे वो रोजगार पे आ गए हैं, जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। अभी तो बहुत सारी कोई जीत रहा है, मेरा मुल्क हार रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारा एक इमेज जा रहा है ना, हमें स्पेशली हमारा जो पाकिस्तान है इस टाइम आपको पता है 14 अगस्त भी आ रही है साथ साथ, तो इस हवाले से भी एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इस टाइम मुल्क में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, और हर बंदा जो है वो अपने इक़्तिदार, कोई किसको पकड़ रहा है, कोई क्या हो रहा है। आप तहरीकें अपने आपस में ही जो हम लोग देख रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनकी ही नहीं बन पा रही, वो ही मुत्तहिद नहीं हो पा रहे, तो फिर कौन बेचारी क्या करेगी। तो इसमें बड़ी जरूरत है, हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, मजे की बात ये देखें,
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अभी तक किसी ने महंगाई पे प्रोटेस्ट नहीं किया, ठीक है। हर बंदा अपनी कुर्सी बचाने को लगा हुआ है। हाँ ऐसे ही है। हाँ, अब कोई भी देखिए, है। चाहे तहरीके इंसाफ की हम एक बात करते हैं, चाहे ऑपोजिशन थी, उन्होंने इतना शोर डाला हुआ था कि हद से ज्यादा। बिल्कुल। उनकी तो महंगाई के खिलाफ के ये हो गया वो हो गया, अब लॉन्ग देखते हैं- मार्च हुए महंगाई के हाँ, खिलाफ। तो अभी हम देखते हैं कि वो चीजें फिर कहाँ गई, इनके खिलाफ तो कोई बोलने वाला नहीं बिल्कुल। खड़ा हो रहा। अच्छा, इसमें मजीद भी बात जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, जो बच्चों की एजुकेशन, आप नहीं समझते कि बच्चों का वैसे एजुकेशन में हमारा इस तरह का एक पीरियड होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को खताती सिखाई जाए, प्रॉपर उनकी राइटिंग को फरोग दिया जाए और उनको पता हो कि हमने किस तरीके से लिखना है? जी बिल्कुल, इसमें हमने तजावीज़ गवर्नमेंट को पेश की हुई हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो टीचिंग के हवाले से हैं, उनमें उन इदारों में एक कैलीग्राफी टीचर जो ख़ास तौर पर बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव करवाए, वो एक्सपर्ट एक तैनात होना चाहिए, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी राइटिंग को बेहतर बनाएं। जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने इस हवाले से हायर किए हुए हैं लोग, अच्छा, जो फ़न ख़त्ताती के माहिर हैं, और वो उन तलबा को एक्सक्यूज मी ख़त्ताती सिखाते हैं। तो प्राइवेट इदारे वो उनको पे करते हैं। सही। मैं इसी मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में एज ए कैलीग्राफी टीचर और ट्रेनर, ख़ास तौर पर स्टाफ को ट्रेनिंग देने के हवाले से, मैं स्टाफ को ट्रेनिंग देता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इदारों में। अच्छा, जो बड़े बड़े स्टाफ को आप जो है ट्रेन जो बड़े बड़े मुल्तान के इदारे हैं, अच्छा, भाई स्टाफ को हम ट्रेनिंग इसलिए देते हैं इस नज़रिए के तहत कि जब असातिज़ा लिखेंगे बच्चों के सामने तो वो खूबसूरत तहरीर करेंगे, तो बच्चों के लिए वो एक लाया अमल होगा और उसको वो एक नमूना बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे। अगर आजकल अगर देखा जाए जो अलमिया है, अगर असातिज़ा की राइटिंग ये अच्छी नहीं है तो बच्चों में ये सेंस डेवलप ही नहीं होती कि हम अपनी राइटिंग को बेहतर करें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया। मसलन मेरे पास एक टीचर जो एक प्राइवेट इदारे से उनका ताल्लुक था, उन्होंने अल्लाह ताला का नाम मेरे सामने लिखा। अच्छा, उसका जो आखिर वाला जो हे है, उसको हे की लाइन को ऐसे क्रॉस कर दिया, पूरा अलिफ तक जा रहा है, जहां से अलिफ स्टार्ट होता है। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, भाई आपको ये किसने ये तरीका सिखाया, भाई ऐसे लिखना है। वो टीचर थी। मैं जब टीचर्स की क्लास लेता हूँ ना, तो उस दौरान मैंने उनसे ये गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ये हमारी टीचर ने हमें सिखाया था। तो जो टीचर्स हैं वो कसूरवार हैं। जो आजकल के तलबा हैं उनका हरगिज ये कसूर नहीं है कि उनकी राइटिंग सही नहीं। जो असातिज़ा हैं उनको चाहिए कि वो अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना तो सिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन उन अल्फाज को सही तरीके से लिखना कैसे है, उसकी तरबियत जब तक वो हासिल नहीं करेंगे तो वो आने वाली नस्ल को कैसे मुंतकिल कर सकेंगे इल्म कि इस लफ्ज़ को ऐसे लिखना है। फिर मैंने उनको सिखाया कि इसका हे जो है ख़त नस्ख में ये लिखा हुआ है अरबिक में, जो अल्लाह का नाम है। हे उसके आखिरी लाम से आगे क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप ये पसंद नहीं करेंगे भाई आपका नाम लिखा जाए और उसका जो आखिरी हर्फ हो उसको ऐसे लाइन फेर दें, भाई ये हमने स्टाइल बनाया। जबकि आप अल्लाह का नाम लिख रहे हैं, उसका जो आखिरी है आप ऐसे लाइन फेर दें, भाई ये हमने स्टाइल बना दिया। तो वो उनके जहन में ये बात आ गई। उन्होंने कहा जी हमें तो आज तक ये किसी ने पहले बताया ही नहीं। अब ये टीचर्स का ये हाल है। सही। अब ये एक अलमिया है कि जो असातिज़ा हैं उनको तरबियत दिलवाई जाए। सही। तो ये एक बेहतर उनका, चलो ये भी एक अच्छा एग्जाम है, उनमें बेहतरी आएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जो आपके दादा थे, परदादा थे, उनमें भी लिखने का शौक था, उन्होंने लिखा भी सही, उनके हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं ना, उनका उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया? उस दौर में तो आप देखें ना, जो कलम और दवात और तख्ती, उस दौर में तख्ती पे आगाज होता था कलम के साथ। सही।
तो हम एक जो लफ्ज़ होता था ना, हमें वालिद साहब लिख कर देते थे, भाई अलिफ बे जीम दाल रे, ये 4 हरूफ लिख दिए। अच्छा, हरूफ तहजी जो खत्ताती में आते हैं तो ये शॉर्ट हो जाते हैं। मसलन बे, पे, ते, टे, से सारे एक जैसे होंगे, वो सिर्फ बे लिखा जाएगा। इसके बाद जीम, फिर दाल रे, उनकी शेप वाली पूरी फैमिली वाले लेटर्स आ जाते हैं। वो वालिद साहब हमें फरमाते थे, भाई एक एक लफ्ज़ पे आपने खाली कलम बगैर रोशनाई के 100 दफ़ा आपने इसके ऊपर खाली कलम से मश्क करनी है। अच्छा। उसके बाद फिर उस लफ्ज़ को आपने दूसरी तख्ती पे वो लिखना है, तहरीर करना है। उस दौर में तो कलम, दवात और तख्ती होती थी और बड़ी मुश्किल होती थी। पहले उसको फिर मट्टी लगाएं, वो जिसको साफ करते थे, धोते थे, मट्टी लगा के फिर उसको खुश्क करते थे। उसके बाद फिर कलम हाथ से बनाई उसकी भी अपनी खुशबू होती है, उसकी अपनी खुशबू होती थी तख्तियों की, और उसकी वो जो आपको मिलती थी मट्टी जी, उसकी अपनी खुशबू। कलम, दवात आपका जो बिल्कुल, वो हाथ से फिर कलम बनाई जाती थी चाकू से। फिर उसको जब हम लिखते थे, फिर वो इंसान को एक शऊर मिलता था और उसमें एक एफिलिएशन होती थी। हाँ। कि भाई मैं इतनी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद मैंने एक सरफेस तैयार की है, उसके ऊपर जब मैं लिखूं तो ऐसा लिखूं कि वो गलत ना हो। अब ये है कि लोग ये सोचते ही नहीं है। अब अगर उन्होंने लिखना है तो वो ये नहीं सोचते कि भाई मैं कुछ भी लिख रहा हूं वो ये मैं दुरुस्त लिखूं, ये नहीं सोचते। वो कहते हैं अगर ये खराब हो गया तो इसको मिटा देंगे, फिर दोबारा लिख लेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप पहली दफा ही जब लिखें तो ये सोच समझ के लिखें कि उसको मिटाना ना पड़े और खूबसूरत हो। तो वैसे भी जो पहली दफा लिखा जाता है वो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। उसको मिटाएंगे फिर भी नीचे जो लिखा हुआ था वो नजर आता रहेगा। तख्ती पे ये होता था कि वो फिर भी जो आपने गलत लिखा था ना वो नजर आता रहता है। लिहाजा जो पहला होता है ना लेटर, वही आप सोच समझ के लिखें, भाई खूबसूरत हम लिखें। तो जो बुजुर्ग थे वो तो कलम, दवात और तख्ती पे सिखाते थे, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अब तो लोग देख देख कर भी सीख सकते हैं और सीखते हैं। और इसी हवाले से फिर मैंने भी वो YouTube पे एक चैनल बनाया हुआ है कैलीग्राफी मास्टर्स के नाम से। अच्छा। उसमें ख़ास तौर पर जो नई नस्ल है या जो भी सीखना चाहे, बड़ा छोटा, वो अल्फाज की मूवमेंट, मसलन कलम को कैसे होल्ड करना है, डिप कैसे करना है और कौन सा पेपर होना चाहिए, तो ये सारी डिटेल से उसमें बताया हुआ है कि वो स्टेप बाय स्टेप। और कई लोग सीखते हैं दुनिया से बाहर भी, क्योंकि अब तो एक ग्लोबल विलेज है ना। तो बाहर जाने का भी इत्तेफाक हुआ आपको? जी, ये मैंने अभी बताया था ना, मैंने पेरिस में एग्जीबिशन की थी, जो फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन थी 2014 में। उसके बाद फिर सऊदीया में और बाकी मुख्तलिफ ममालिक में मैं अपना काम तो भेजता रहता हूँ। तो ये खुद ब खुद भी लोग सर्च करते हैं। सही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर आपका? बेहतरीन। अच्छा। बड़ी प्रोजेक्शन मिली। अच्छा, वैसे आर्ट की बाहर बहुत कदर की जाती है, लोग जो है बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इतनी आर्ट की वैसे कदर नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन लोग जो है बाहर के हम देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ के नक्काशी को कितना पसंद किया जाता है, ये देखें हमारे यहाँ पे खताब इतने माशाल्लाह हैं वो, लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पर उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरह से आपको बाहर रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह अभी हम राइटिंग्स की बात कर रहे थे, कौन सी राइटिंग ज्यादा मुश्किल है जब अपने फन खताती अब स्टार्ट करते हैं? कौन सी अरेबिक हो गई, ये जो आप तुर्की की बता रहे थे वो मुश्किल है, या जिस तरह हम सिंपल लिखते हैं वो देखें, अगर आप तवज्जो से और इन्हेमाक से अगर आप सीखते हैं और पूरी तवज्जो से जब आप कोई भी खत, रस्मल खत सीखते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहता, वो आसान हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो अरेबिक रस्मल खत है, जैसे ख़त सुल्स मैंने आपको अर्ज़ किया है, वो थोड़ा सा बाकियों की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें हमने अल्फाज को एक सर्कुलर शेप में, या कोई एक रेक्टेंगुलर शेप है या कोई ट्रायंगल शेप है, उसमें एक आयत है वो हमें दी जाती है, उस आयत को हमने उसमें
कंपोज करना होता है। सही। यानी कि उसकी कंपोजिशन हमने तैयार करनी होती है। भाई हमें एक स्पेसिफिक एक स्पेस है, मसलन एक मस्जिद है बांग्लादेश में, उनके जो मालिक हैं उन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा जी हमें ये हमारी मस्जिद की जो डोम है उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, भाई 2 फुट उसकी हाइट है। सही। और 256 फुट उसका ऐसे राउंड अबाउट वो जिसको डायमीटर कहते हैं वो है। हम चाहते हैं कि उसमें आप सूरह रहमान हमें लिख कर दें, बांग्लादेश में मस्जिद है। अच्छा। हमें सूरह रहमान लिख कर दें, हमने वो प्रिंट कर वो उसको फिर हम टाइल्स पे प्रिंट करवा के अच्छा। उधर हमने फिक्स करवानी है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस साइज के मुताबिक, उसका ये होता है कि पहले कलम से लिखा जाता है। सही। लिखने के बाद फिर उसको एक एक पेज को स्कैन किया जाता है। वो तकरीबन 300 पेजेस थे। अच्छा। जिस पर वो पूरी सूरह रहमान आई। अच्छा, एक एक पेज को स्कैन किया, स्कैनिंग के बाद फिर उनकी वेक्टर फाइल बनती है। फिर कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है, हमने क्योंकि खत्ताती के साथ साथ फिर इन चीज़ों को कंप्यूटर और स्कैनर इनको भी हमने अपने साथ असिस्ट किया, क्योंकि अब तो जदीद दौर आता जा रहा है। इनको बतौर असिस्टेंट रखा हुआ है। हम जो बेसिक चीज़ है ना वो आपका हाथ है, आपके हाथ के जो स्किल्स हैं वो आपकी कहीं उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। बिल्कुल। अब देखें, फिर वो मैंने सूरह रहमान कंप्लीट की, उसके बाद उसकी वेक्टर फाइल बनाई और वेक्टर फाइल मैंने उन साहब को भेजी, उन्होंने वो प्रिंट करवाई टाइल्स पे। अब वो लगी हुई है सूरह रहमान बांग्लादेश में, बांग्लादेश की मस्जिद है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भाई इंसान जहां भी हो वो वहीं बैठकर उस फील्ड में परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, कहीं पर जाकर भी परफॉर्म करना पड़ता है, कई जगह ऐसी हैं वहां पर लाइव परफॉर्म करना पड़ता है। सही। अब जैसे आर्ट्स काउंसिल है, वहाँ मैंने खुद सीखने के साथ साथ अपने बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दी है कि वो भी जो है वो सीख सकें, वो भी सीख सकें। सही। तो लास्ट टाइम 14 अगस्त को जो यहाँ पर हुआ था कंपटीशन आर्ट्स काउंसिल में, तो वहाँ मेरी बेटी ने आल मुल्तान विन किया था कैलीग्राफी। वो कैनवस पर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन वो आयत तहरीर की गई थी। सही। तो ये हमने अपने बच्चों को भी इस फन को मुंतकिल किया। अच्छी बात है कि बच्चे भी जो है वो सीखेंगे, आगे भी सिखाएंगे। बिल्कुल। तो एक सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सही है। अच्छा, जिस तरह अभी हम आपसे बात कर रही थी, एक तो मुल्की सूरत हवाल से बात कर रहे हैं हम, जिस तरह अभी हमने बात की कि अभी बाहर से इम्पोर्ट बंद कर दिया गया है। अच्छा, जिस तरह एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस है वो कितना मुतासिर हुआ है? एक्सपोर्ट तो ये पोजीशन है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट तो हमारी बेहतर है, लेकिन उसके जो ज़रिए मुबादला हम उनसे अल्लाह के हुक्म से जो भी चीज़ें भेजते हैं डॉलर लेते हैं, और जो हम अगर डॉलर बजाय के हम हमारे से वो अनाज वगैरह लेते हैं हम उनसे डॉलर, और इसके लिए जो वो लोग हैं जितनी भी जो चीज़ें पाकिस्तान के मंगवाते हैं तो वो हमें डॉलर देते हैं। तो इससे इस पे एक्सपोर्ट पे तो मेरा ख्याल है कि कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारे से तो बहुत सारी चीजें, हमने अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करने की बड़ी जरूरत है। अभी हम लोगों का बड़ी ये चीजें हैं कि हम लोग इम्पोर्टेड चीजों को पसंद करते हैं, जबकि हमारी जो अपनी पाकिस्तान की बनी हुई चीजें होती हैं उस पर हम लोगों का ध्यान बड़ा कम होता है। हम उसमें बड़े क्वालिटी के हवाले से जो है ना वो बड़ा होता है कि अच्छा बाहर की चीज है तो बड़ी अच्छी होगी, अगर पाकिस्तान में बनी है तो यार इसकी क्वालिटी में। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं हमारे भी क्वालिटी के बड़े मेयार होते हैं। आपकी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसमें चीजें चली जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बड़ा ये भी करना मुश्किल हो जाता है कि जज करना कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर होगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग जिस तरह अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बच्चों को, आप उससे सेटिस्फाई हैं? आप ये देखें कि जितने भी दूसरे यूरोप है ममालिक हैं, उसके अंदर उनका बजट जो तालीम पे और सेहत पे वो तकरीबन 55% होता है, और पाकिस्तान के अंदर देख लें क्या है, और जितना जो बजट मिलता है फिर उसमें तकरीबन आधे से ज्यादा वो करप्शन की नजर हो जाता है। तो फिर क्या सिस्टम बेहतर होगा तालीम का? आप सेटिस्फाई नहीं है जो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से?
अच्छा, जिस तरह अभी महंगाई बढ़ी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई में आपकी भी चीजें जाहिर बात है महंगी हुई होंगी, क्योंकि इसमें कलर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपकी। हर सफेद पोश आदमी इससे मुतासर हुआ है महंगाई से, और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला वो मुतासर हुआ है। तो इसने हमें भी बड़ा मुतासर किया महंगाई ने। यानी कि जो पेंट्स, जो आर्ट पेपर्स या जो भी मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कैलीग्राफी के लिए या पेंटिंग के लिए, जो आज से साल पहले 2 साल पहले उसके अगर यानी कि 500 था प्राइस, अब वो 4 गुना हो गया है, अब 2000 के करीब हो गया है। यानी कि हर चीज बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है जो फाइन आर्ट से जो रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, ऐसे कि आर्ट में तो बहुत ज्यादा पेंटिंग होगी, बहुत कॉस्टली होता है। ब्रश है, अब एक ब्रश है बड़ा कॉस्टली है, अगर अच्छी क्वालिटी का लें बाहर के ब्रश वो बहुत कॉस्टली है, अगर आप लोकल लें उनकी क्वालिटी नहीं है। सही। तो ये महंगाई की वजह से बड़ा यानी कि मुतासर हुआ है हर इंसान। तो अल्लाह ताला कोई बेहतरी लाए हमारे अच्छी उम्मीद तो इंसान कर ही सकता है कि जो चीजें एकदम हमारे हालात खराब हुए हैं वो जो है वो बेहतर हो जाए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और अपनी अपनी जो है वो चीजें, अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाया। लोग जो सीखना चाहते हैं वो बेशक इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनका अपना एक इदारा है जिसमें बच्चों को शौक है जो कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज देना चाहें? बस मैसेज हमारा यही है कि जो खत्ताती है वो हमारा इस्लामी सकाफती विरसा है, तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को तारुफ करवाएं ताकि उनके जहन में ये याद रह जाए कि खत्ताती भी कोई फ़न है और ये हमारा इस्लामी सकाफत जिंदा रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए चलो वीकली बेसिस पर कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग उनको दिलवाएं वंस इन अ वीक, जिससे वो इन टच रहे। बहुत शुक्रिया, उनको पता हो। बहुत शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाहें? आपका भी शुक्रिया। हाँ जी, अपने वालिदैन का मेरा मैसेज यही है कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, आजिज़ी से जिंदगी गुजारें, आर्जी जिंदगी है, और तकब्बुर से बचें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले जनाब हमारे जो कंट्रोल रूम इंजीनियर हैं महबूब अहमद, आज उनकी बर्थडे है, तो हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको हज़ारों ऐसी खुशियाँ नसीब करे, आप यूँ ही कामयाब रहें, अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपके लिए ज़िंदगी में। तो हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।